Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ सुनी जा रही है, जहाँ जहाँ वीनस HDTV चैनल की ट्रांसमिशन देखी जा रही है, जहाँ मेरा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी देखा जा रहा है, उन सब को मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा अपनी रहमतों के साए रखे और खैर व बरकत आपके रोज़ी रोज़गार में हो। आमीन सुम आमीन। दुआओं के साथ आगाज़ किया और मैं ये चाहूँगी कि अल्लाह पाक के आप जिस जिस एक एक कदम जो रखें वो खैर व बरकत का हो। और असल में पता गलतियाँ कहाँ पर होती हैं हमसे जब हमारी नीयतें ख़राब हो जाती हैं और हम हमेशा कोशिश करें कि हम ज़िंदगी में एक किरदार निभाने आए हैं और अल्लाह पाक ने हमें एक, मैं कहती हूँ, बिल्कुल फ्री हैंड दी है और आखिरी मोमेंट ऐसा होता है सॉरी जब हम अल्लाह से कहते हैं थोड़ा सा टाइम दे दें, हम कुछ अच्छा कर लें, तो अल्लाह पाक ने हमें जब ज़िंदगी दे दी, अता कर दी, तो अल्लाह पाक ने हर नेमत, हर रिश्ता, हर चीज़ से हमें नवाज दी। आपने ख़ुद नोट किया होगा जब आप देखते हैं, आपकी आंखें खुलती हैं, आपके अपने होते हैं, माँ बाप होते हैं, आपको इतनी अपनी आगोश में लेते हैं, प्यार और मोहब्बत, वो प्यार एक अलग है जो आप अपनी माँ की गर्म गोद में महसूस करते हैं और अपनों में आते हैं। फिर आपको अल्लाह पाक फिर बहुत सारी खाने पीने की नेमतें, अल्लाह पाक इतनी सारी नेमतें देता है। फिर जब आप बड़े होते हैं तो एंटरटेनमेंट आपके जहन में होती है, खुश रहते हैं, इधर घूमते फिरते हैं, स्कूल, ये वो सब कुछ, जब इतनी सारी चीज़ों से अल्लाह पाक नवाजता है तो लेकिन अल्लाह पाक देखता है कि मेरा बंदा, कहते हैं अल्लाह उससे खुश है जो उसके बंदों को खुश रखता है, तो आप उसके बंदों के लिए क्या कर रहे हैं। तो बहुत कुछ एक हमें एक मौका मिलता है कुछ अच्छा करने के लिए। कहते हैं अपने ही लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औरों के काम आने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब वो अपने आप को इस काबिल समझ लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, और स्टेबल ना भी हो लेकिन अगर वो दूसरों के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं ही कुछ एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाऊं और उसके बाद किसी के लिए फलाई काम कर सकूं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लोग कुछ और अच्छा काम कर सकते हैं, एज अ वॉलंटियर, एज अ मेंबर, एज अ वर्कर उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं कि चलो अल्लाह मेरा भी एक थोड़ा सा हिस्सा, क्योंकि मेरे रब को नीयत पसंद है, आपकी क्वांटिटी पसंद नहीं है। तो लेट्स सी, हम लोग चलते हैं एक ऐसे पर्सन के पास, मेरे गेस्ट हैं और इट्स ऑनर टू मी, ऐसे लोग जो मेरे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करते हैं तो बाखुदा मैं कहती हूँ कि इससे बढ़कर शायद मैं कुछ काम कर सकूँ कि ऐसे लोगों को हाईलाइट करती हूँ या ऐसे लोगों को सामने फ्रंट पर लेकर आ जाती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। काम तो वो कर रहे हैं, प्रमोट तो वो हैं, वो टैलेंटेड भी हैं, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनकी नीयत भी बहुत अच्छी है लोगों के लिए, इससे बढ़कर क्या कि वो दूसरों की हेल्प करते हैं। तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रही, मैं एक छोटा सा ब्रिज बनती हूँ और आपके सामने कहती हूँ ये पर्सन है जो यार बहुत अच्छा काम करता है और आप भी उन जैसे या उनसे भी बेहतर हो सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर मौजूद हैं, इल्म व फलाह के मेंबर भी हैं, PTI को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं और कई सालों से फलाई काम भी कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं। और यहाँ पर मौजूद हैं जावेद आलम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जावेद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन किया। और जावेद आलम साहब जो है फलाई काम करते हैं, PTI को रिप्रेजेंट भी करते हैं और इनकी आगे जो अभी मैं इनकी गुफ्तगू सुन रही थी, आगे इनके पास बहुत सा एक यानी कि पॉजिटिव वर्क है जो इनकी सोच है, क्योंकि PTI को रिप्रेजेंट करते हैं कि आगे क्या क्या करना है, क्योंकि कराची से ये बिलोंग करते हैं, कराची में ये रहते हैं, तो ये सोचते हैं कि कराची के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सर थैंक यू सो मच और बताएं, वेलकम सबसे पहले आपको। आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने जो चीज़ें हैं वो आम आदमी को तक पहुंचा सकूं। और देखिए असल में हमने तो जो करना था जो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है उसको भी हमें मैसेज देना है कि उसने आगे क्या करना है। जो अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो अभी कॉलेज से फारिग हुए हैं, और मतलब जो जिम्मेदारियां घरेलू होती हैं उसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं जो मजहबी, अखलाकी और कानूनी होती हैं, तो उनके बारे में हमें उनको रोशनास कराना है।
کہ آپ نے زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے. اور جو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے حقوق اللہ حقوق العباد, یعنی اللہ کے بھی اور بندوں کے بھی. جیسے بھی آپ نے بھی کہا کہ بندوں کے ساتھ نیکی, اور تو یہ حقوق العباد میں آتا ہے. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے آپ کے دوست احباب رشتہ دار, آپ کے قریب و جوار محلے والے, پھر اس کے بعد اور جتنا آپ کے وسائل ہو اس حساب سے جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. بہت پیاری بات کہ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے جو اس کے بندوں کو خوش رکھتا ہے. اچھا, آپ نے ابتدا کی, آف کورس آپ نے اپنے کام شروع کیا اور آپ نے سوچا کہ بہتر اور مزید میں کیا کر سکتا ہوں, اور آپ نے سوشل ورکنگ میں اور لوگوں کے ایشوز کے اوپر آپ کے, میں نے دیکھا بڑا فوکس ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں. تو بیسکلی آپ کون سے ایریے کو بھی آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور کس ایریے کو آپ لوگ آفٹر کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میری رہائش ایک کافی عرصے طویل عرصے سے نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں, جہاں سرفراز کرکٹر سرفراز ہیں. سرفراز دھوکہ نہیں, ہاں وہ دھوکہ نہیں ہے, مطلب ان کی بھی وہی ہے اور ان کا میرے گھر کا کچھ ہی تھوڑا سا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی کافی عرصے سے وہاں پہ رہائش پذیر ہیں, میں بھی وہاں پہ رہائش پذیر ہوں. تو اب ظاہر سی بات ہے علاقے جو مسئلے ہیں وہ علاقے والوں نے مسئلے حل کرنے ہیں, کسی باہر والے نے آ کے کرنا نہیں ہے. اچھا, نہ گورنمنٹ پر ہم ڈیپینڈنٹ رہیں, یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو خیر آپ 40 سال سے دیکھ رہی ہیں کہ جس طریقے سے وہ کراچی کو ہینڈل کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور کراچی جو ایک روشنیوں کا شہر ہوتا تھا, ایک غریب پرور شہر ہوتا تھا, آج ہم نے اس کو کیا بنا دیا. اور وہ شہر دنیا میں آپ دیکھیں جو شہر کسی ملک کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں ان کا, اب ٹوکیو آپ دیکھ لیں, لندن دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, ٹوکیو دیکھ لیں, کوریا, بہت سارے ممالک ہیں. تو انہوں نے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی. سنگاپور دیکھ لیں, ملائیشیا دیکھ لیں, ملائیشیا کہاں تھا, چائنا دیکھ لیں آپ, ان کے جو شہر ہیں بڑے بڑے اور جو صنعتی شہر ہیں, صفائی ستھرائی صحت ہر چیز پہ ان کا فوکس ہے. کیونکہ جب تک بچہ صحت مند نہیں ہوگا, تعلیم یافتہ نہیں ہوگا, وہ اپنا معاشرے میں کردار ادا نہیں کر سکتا. تو اس کی بنیادی ضرورت تعلیم اور صحت ہے, پھر اس کے بعد اس کی روزگار ہے. تو اب ہمارے اگر آپ دیکھیں ابھی جو بچے اور بچیاں نکل رہی ہیں اسکول سے, کالج سے, ابھی پچھلے دنوں ٹیسٹ ہوا تھا میڈیکل کا, اور اس میں جس طرح جو سچویشن تھی اور جس طرح انہوں نے مینیج کیا تھا, کسی طرح بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہ بچیاں جو مستقبل میں ڈاکٹر بنیں گی. اور عجیب سا ماحول تھا, کیونکہ ہمارے بھی بہت سارے جو کزنز وغیرہ ان کے بچوں نے بھی وہ ٹیسٹ دیا تھا, اور انہوں نے جو بتایا اور جو فیسیں لی. تو آپ جب اس پہلے مرحلے پہ مینیج نہیں کر سکتے تو آپ تعلیم کیسے دیں گے؟ بے شک, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اب یہی سوچ کے, اچھا میں بیسیکلی اس کالج کے زمانے سے سوشل ورکنگ کر رہا تھا, سیاست نہیں کر رہا تھا. سیاست میں تو اب یہ صورتحال دیکھتے ہوئے, جیسے خان صاحب سیاستدان نہیں تھے, کرکٹر تھے, لیکن انہوں نے بھی قوم اور ملک کے جو حالات دیکھے اس کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سیاست میں آنا پڑا انہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, کمپرومائز نہیں بالکل. کیونکہ کرکٹ میں بھی آپ ان کا دیکھ لیں کہ جو ٹیم وہ لے جانا چاہتے تھے وہی لے, اور پھر اس کی ذمہ داری بھی لیتے تھے. بالکل, یہ اچھی بات ہے, ذمہ داری بھی لیتے. اب آپ دیکھ لیں, اب کافی عرصے سے بہت سارے کیپٹن ہماری کرکٹ ٹیم میں آئے, اور جب بھی وہ ہارتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ چیز صحیح نہیں تھی, وہ چیز صحیح نہیں تھی. آپ خان صاحب کا بیان دیکھ لیں جو کرکٹ ٹیم لے کے گئے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی اس کی وجہ سے ہوا یا اس کی وجہ سے ہوا. وہ لے کے گئے, اگر کہیں شکست یا کوئی ایسی ہوا اس کو بھی ایکسیپٹ کیا. اور یہی انسان کی بڑائی ہوتی ہے کہ وہ اپنے, دیکھیں تعریف تو سب پسند کرتے ہیں, میں بھی پسند کرتا ہوں, آپ بھی پسند کرتے ہیں, لیکن تنقید برداشت کرنا بڑی مشکل, یہ بڑی مشکل, بڑی بات ہوتی ہے, بڑی برداشت کی بات. اور اب یہ سیاست میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ان کے اوپر تنقید اور جس طرح پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں تو وہ بھی برداشت کر رہے ہیں. صحیح کہا, بالکل ٹھیک کہا, بالکل. تو اگر سب آپ موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سیاست, اچھا پھر سیاست جو ہے وہ بھی خدمت کا نام ہے. دنیا میں سیاست لوگ کرتے ہیں, مطلب پاکستان میں تو سیاست کا نام کچھ چینج کر دیا, بادشاہت کو سیاست کا نام دے دیا کہ ہماری جنریشن ہی وزیر اعظم بنے گی, ہمارے ہی لوگ جو ہے وہ گورنر بنیں گے, ہماری نہیں. اس میں آپ پروموٹ کرتے ہیں اپنی جنریشن کو. بے شک, بے شک. آپ مجھے بتائیں نا, کیا نون لیگ میں نواز شریف کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا, یا شہباز شریف؟ ابھی آپ موجودہ وزیر اعظم کو دیکھ لیں, شہباز شریف کو, تو اس کا مطلب نون لیگ میں ان سے زیادہ ٹیلنٹڈ کوئی آدمی نہیں ہے, اس لیے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا.
یہ بات تو واقعی میں بڑا پوائنٹڈ کی بات ہے کہ یار جو لوگ اتنے سینئر لوگ ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ جو آف کورس ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کسی اور میں کیپیبلٹی نہیں نظر آتی, اتنے سینئر لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی ہی فیملی کے کسی ممبر کو سلیکٹ کرنا, یا تو آپ لوگ دل کے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار کہیں ہم سے یہ گدی نہ چلی جائے, یہ سیٹ نہ چلی, گدی نہیں کہوں گی, یہ سیٹ کہیں ہم سے کھسک نہ مزاروں میں ہوتی نا گدی نشین, گدی نے. اور مجھے بڑا یہ نہیں کہ ایک کوسچن مارک لگتا ہے, اگر یو ہیو اینی آنسر تو مجھے ضرور دیجیے گا. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کی پوری کابینہ میں کوئی اتنا ڈیزرونگ پرسن نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی بڑی مطلب صدارت دے سکیں, ان کو کوئی ڈیزگنیشن دے سکیں. اور پرائم منسٹر مجھے اچھی طرح نون لیگ میں ایک وہ تھے نثار صاحب, نام چودھری نثار, اب وہ بہت سینئر تھے اس میں, بڑے زبردست آدمی تھے اور میں کمپرومائز نہیں کیا. اور انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ میں مریم نواز کے آگے نہیں اپنا وہ کر سکتا, کہ وہ میری بچوں کی طرح ہیں, اور بڑا اچھے ورڈز یوز کیے تھے انہوں نے کہ بھائی وہ میری مطلب بچیوں کی طرح, میں اب ان کے آگے تو جی کرنے سے رہا. تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یار ایک مطلب دیکھا جائے تو جو ایک آرگنائزیشن بنتی ہے اس کا فاؤنڈر تو ایک ہی رہتا ہے, لیکن اگر اس کے اندر کسی کو ایک ریسپیکٹفلی ایک ڈیزگنیشن دی جائے تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال ہوتی ہے. دیکھیں نون لیگ میں پرسنلی بھی ان کے کاموں سے, ویسے بھی ابھی آپ دیکھیں جو ہمارے پاسپورٹ کے انٹیریئر منسٹر ہوتے تھے, تو پاسپورٹ شناختی کارڈ وغیرہ اور بہت ساری چیزیں جو ان کے آپ دیکھیں انہوں نے انہی کے دور میں جو آج آپ جاتے ہیں, ورنہ ہم نے جب پہلی دفعہ شناختی کارڈ بنایا تھا اس کے جو دھکے کھائے تھے اور جو چیزیں ہوئی تھی, تو آپ سرکاری محکموں میں جاتے تھے باہر ایجنٹوں کی لائن لگی ہوتی تھی, چاہے آپ شناختی کارڈ کے آفس چلے جائیں یا پاسپورٹ آفس چلے جائیں. اب آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ جائیں فارم بھروائیں, اندر ایک پروسیس ہے پورا, اس کو کریں, اور پھر یہ میگا سینٹر کھول دیے تاکہ آسانی کے لیے لوگ اپنی چھٹی کے بجائے. ایک اور بات ہے جاوید صاحب, سوری, میں ایک چیز دیکھتی ہوں, ضروری نہیں ہے کہ کوئی حکومت کو ہم کر پوائنٹڈ کرتے ہیں, جو بھی پارٹی ہوتی ہے اس کو اس لیے نہیں ہم لوگ پوائنٹڈ کرتے کہ انہوں نے کبھی اچھا کام نہیں کیا. نہیں, کچھ لوگوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں اس میں. نون لیگ نے بھی بہت اچھے, لاہور میں ایک بار وزٹ کیا تو بہت اچھا لگا ایز کمپیئر ٹو کراچی. لاہور کی سڑکیں, وہاں کی نہر, جبکہ بیچوں بیچ شہر کے وہ نہر تھی, لیکن ایک اتنا سا جسے کہتے ہیں شاپر جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر کوئی نہیں ڈال سکتا تھا, اتنی اسٹرکٹنس تھی. مجھے بہت اچھا لگا, جو چیز ایکسیپٹ کرنے کی ہے, اپریشیٹ کرنے کی ہے, میں اس کو کروں گی اور بڑے فراغ دل سے کروں گی. اچھا ہمارے درمیان ایک کالر بھی ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں سبھی آپ؟ ارے یا میرے پیارے بھائی, کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے جاوید بھائی کو سلام ہو, کیونکہ میرا تعلق بفر زون اور نارتھ اسلام صحیح ہے. تو میں تو یہ کہوں گا, دیکھیں ایک ساری باتوں سے آپ نے جو ابھی بات کی میں ایکسپیکٹ یہ کروں گا, دیکھیں جو کام اچھے ہیں نا ان کو اچھا بولنا چاہیے, چاہے کسی نے بھی کیا ہو. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ساری برائیاں کر دیں اور اس میں اچھے برے کام ہر کم کرتے ہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ 20-22 جو 2-3 ہزار آدمی ہیں جو ہمیشہ حکومت رہتے ہیں, کبھی ادھر رہتے ہیں کبھی ادھر رہتے ہیں. تو میں اس پہ تو بات نہیں کروں گا, لیکن کیونکہ کراچی کے حوالے سے بات کروں گا, کراچی کے ہمارے بھائی ہیں یہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے نا, ابھی بھی لا اینڈ آرڈر ہو یا انفراسٹرکچر ہو, سب تباہ اور برباد ہے. ابھی بھی ایک واقعہ ہوا جس کے اندر ایک بندے کو گٹیتی میں گولی مار دی گئی ہے. دیکھیں نا آپ, یہ جب تک اب ہمیں تحفظ کا احساس نہیں ہوگا, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, جب تک ہمیں تحفظ نہیں ملے گا تو ہم کیسے اس شہر سے, اس ملک سے محبت کریں گے. آپ بات ہی کہ اس کے بعد بھی لوگ اپناعت کرتے ہیں. میرا جاوید بھائی سے یہ ریکویسٹ ہے, زاہد بھائی ظاہر یہ پولیٹیکل بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. دیکھیں بات یہ کہ سیاست تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن آپ ایک جب کام کر رہے ہوتے ہیں کسی معاشرے کے لیے تو آپ اس سے مبرہ ہوتے ہیں. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر اپنے اندر یہ کام کرنے کے لوگوں کے لیے جذبہ ہے تو آپ اس سے اوپر جا کے کام کرتے ہیں, اور پھر یقیناً جب آپ کا کام لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کو ووٹ بھی دیتے ہیں. میرا جاوید بھائی سوال ہے, جاوید بھائی دیکھیں ہمارے کراچی کی میں آج بات کر رہا ہوں, تو میں نام لیے بغیر ہمارے اپنوں نے ہمیں بہت لوٹا اور اپنوں نے ہی ہمیں تباہ برباد کیا. لیکن اس کے بعد بھی جیسے آپ کو ہم نے ووٹ دیے, لوگوں نے ووٹ دیے, میرے گھر میں میری بیوی بچوں نے ووٹ دیے, پی ٹی آئی کو بھی دیے, تو لیکن کوئی ایک ڈراسٹک چینج نظر نہیں آیا. اس کی کیا وجہ؟ آپ کے ہاتھ محدود تھے یا کراچی کے اندر وہ ورکنگ نہیں ہو سکی جو آپ کرنا چاہتے تھے, کیونکہ کراچی کو تو لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا. میں مختصر کرتے کہوں گا, میں تو آپ سے ریکویسٹ ہی کہوں گا کہ آپ خدا کے لیے کراچی کے لوگ کام کریں. کراچی کے لوگ بڑے محبت کرنے والے ہیں, اگر آپ اچھے کام کریں گے پھر آپ آئیں گے, میرا تو یہ کہنا ہے.
थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने कहा कि हमें अपनों ने लूटा, वही बात है। अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां, वो वाला मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। और एक और चीज़ है, मुझे बड़ा ही अफसोस से एक बात कहना पड़ रहा है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं वो पता भी कितना, अभी देखिए पीटीआई कह रही होगी कि इन जब हमारी हुकूमत आएगी हम ये कम कर देंगे। और इससे पहले जो चीखो पुकार मची हुई थी नून लीग और पीपल्स पार्टी की, अगर ये देखें इतनी चीनी, आटा चीनी महंगी, आटा चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, मेरा दिल जलता है, ये सब मैंने सुना, बड़े खुले कानों से सुना, और ये पूरी आवाम ने सुना, पूरे पाकिस्तान ने सुना। जब आपको अच्छा, ये बड़ा एक ढारस होती है कि अगर जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं बड़े आराम से कन्नी कटा के निकल जाएंगे हम लोग। वो क्या कि यार हम लोग तो हम जो आ गए हमारे ही वजह से नहीं हुआ, वो जो पिछली हुकूमत करके गई ना उसकी तकलीफ अब हम उठा रहे हैं। तो जब आप हुकूमत में नहीं थे, आपको क्या, आप चुचू मुमू थे, आपको नहीं मालूम था कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो ये तकलीफ हमारी आवाम को हमारी वजह से भी देखनी पड़ेगी। जब आपको पूरा पता था कि जब हम आएंगे, ये तो आप पहले मेंटली प्रिपेयर कर दें। अब वो पता क्या सोच के आप लोगों को वोट देते हैं कि अब आप कह रहे हो कि यार इसने बहुत महंगा कर दिया, अब मैं आऊँगा ना तो मैं बहुत सस्ता कर दूंगा। आप ये कह के आते हैं ना, आप मिस कमिटमेंट करते हैं। जब आपको पता है, आपको पूरी ओपनली बुक आपको मालूम है कि हम जब आएंगे तब भी ये महंगाई होगी, तो इतना बड़े स्टेज पे इतने फराग दिली से पता नहीं आप लोग कैसे बोल रहे थे, और कितना बड़ा आपका दिल है। मुझे नहीं समझ आती, इतनी मासूम आवाम है, उसको आज तक नहीं समझ आई कि जो लोग ये कहते हैं कि अभी दूसरी हुकूमतें ये कह रही है, अभी पीटीआई कह रही होगी, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, कि अभी हम जब आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। मैं कहती हूँ 100% जो भी हुकूमत आती है वो बाद में उससे संभाली नहीं जाती, और फिर वो कहते हैं कि मजबूरी है, अब आपको बर्दाश्त करना पड़े, क्योंकि पिछला जो गया था ना उसने ये करके गया था। लेट्स सी इसके ऊपर। हाँ जी याहिया साहब ने एक सवाल किया था कि सिंध के हवाले से। जी तो सिंध की जो सूरत हाल है वो किसी से पोशीदा नहीं है, बिल्कुल सही है ना। और सिंध में जो दो पार्टियां जो अरसे दराज से हुकूमत में थी और तकरीबन 35 से 40 साल, तो उनके अगेंस्ट में सब जा रहा था। और देखे पावर लेस कोई नहीं होना चाहता, हर चाहता आदमी चाहता है पावर में रहे, सही है ना। अब खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत, क्योंकि कराची वालों को अक्सर ये गुमराह करने की कोशिश की जाती है कह के कि कराची के लिए क्या किया। तो देखिए कराची के लिए बहुत सारे मंसूबे थे और हैं, तो लेकिन सिंध गवर्नमेंट 18वीं तरमीम को आड़ लेके बहुत सारी चीजें होने नहीं दी। जैसे सेहत कार्ड था, खान साहब चाहते थे सेहत कार्ड यहाँ भी हो, जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड चला था, इसी तरह यहाँ भी हो। अच्छा, फिर कराची को उन्होंने 50 फायर टेंडर दिए थे, जो आप देखते हैं हमारे नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो हमारी एसोसिएशन है वहाँ भी 2 आए थे, साइट को दिए थे कोरंगी, और इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड वाले उनको दिए थे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कराची के लिए उन्होंने एक मंसूबा अप्रूव करवाया था पानी का, K4 का, जो अरसे दराज से तातुल का शिकार था। ओके। मतलब सिर्फ कागजों में था, ग्राउंड पे कुछ नहीं था। तो वो भी उन्होंने वफाक को से सूबे से लेके वफाक को और उसकी अप्रूवल भी करवा दी थी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ही चली गई। अच्छा, फिर ग्रीन बसें जो सूबे को लानी थी, सूबे को देनी थी, लेकिन वो भी वफाक ने दी। ग्रीन बसें भी जो 80 बसें अभी चल रही हैं ग्रीन बसें, और इस प्रेशर को महसूस करते हुए पीपल्स पार्टी ने अब हातम ताई की खबर पे लात मारी और चंद बसें कराची को दी। 15 साल जो वादे करते रहे, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। लाल अभी चल रही है जी, अभी जो पीपल्स बस के सर्विस के नाम से। तो ये भी आप खान साहब के क्रेडिट में इसलिए डालें क्योंकि डर और खौफ पावर छीनने का वो बहुत सारे काम करवा देता है। और इस वक्त ये वैसे पूरे पाकिस्तान की जमातें जो हैं वो डर और खौफ का शिकार हैं। आप अभी पिछले दिनों फजलुर रहमान साहब ने जो बयान दिया वो भी उनके डर और खौफ की निशानी है। मतलब उन्होंने अपने रुतबे का भी ख्याल नहीं किया और उन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसका भी ख्याल नहीं किया। सर मुझे तो उनसे बड़ा एज अ वुमेन होने के नाते मुझे बड़ा उनसे एक दुख से कहना पड़ रहा है कि उन्होंने खवातीन के बारे में बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। इन्हें 100% माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तमाम खवातीन के बारे में इक्वलनेस वर्ड यूज किए उन्होंने। उन्हें मालूम था कि किसी एक सिलेक्टेड औरत के लिए कह रहे हैं, तो बड़े दुख की बात है। आप इतनी बड़ी डेजिग्नेशन में, आपकी इतनी रिस्पेक्ट है और तमाम पाकिस्तानी वुमेन्स के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं, और बहुत बहुत गलीज जुमला है वो, बहुत गलीज में ऑन एयर भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये सिर्फ
مولانا صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, بہت دکھ ہوا یہ مجھے. مینٹلٹی مولانا صاحب کی نہیں ہے. اچھا آپ نواز شریف کو پیچھے لے جا کے دیکھیں تو بے نظیر کے صاحبہ کے بارے میں جو پرائم منسٹر تھی اور بہترین پولیٹیشین تھی اور فاؤنڈر ایک وزیر اعظم کی بیٹی تھی, ان کے بارے میں جو نواز شریف نے کہا اس کو بھی آپ کاؤنٹ, اس کا مطلب یہ مینٹلٹی ہے کہ اگر مجھ سے مجھے پاور لیس کیا یا مجھے کرپشن سے روکا یا میری آمدنی روکی تو پھر میں اس حد تک بھی جا سکتا ہوں. کہتے ہیں وہ اسمبلی سے ایک بار روتی بھی نکل گئی تھی اس وجہ سے, ان کے ورڈز کی وجہ سے. دیکھیں پیپلز پارٹی کے جو فاؤنڈر بھٹو فیملی تھی نا, وہ پولیٹیشین تھی, لیکن اسے ہائی جیک کر لیا موجودہ جو ان کی ہے جو لوگ ہیں, اور جس طرح وہ جو انہوں نے سندھ کا حال کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہائی جیک ہے ان لوگوں کے ہاتھوں. اور بیچارے وہاں کا جو عام آدمی ہے, مقامی آدمی ہے, اور پورے صوبے کا, مطلب صرف گاؤں گوٹوں کا نہیں, اب تو شہروں کی بھی حالت دیکھ لیں. تو میں پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام میں یہی کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ 80% شہر ڈوب گیا بارشوں اور سیلاب کی میں, جس کی کوئی اقدامات نہیں کی کہ گاؤں, اور 20% جو شہر بچے وہ آلودگی کا شکار ہے. کراچی اس وقت 4تھے نمبر پہ دنیا میں آلودگی جو بڑے شہر ہیں, اور اس پہ آپ وزیر اعظم بننے خواب دیکھ رہے ہیں. مطلب اپنی اس کارکردگی پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نیکسٹ وزیر اعظم بن جاؤں. تو یہ ان کی مینٹلٹی ہے یہ. اور پھر آپ نکال کے دیکھیں کہ بلاول اور زرداری نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہا, نواز شریف نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے, اور مولانا, تو یہ تو صرف ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت پی ڈی ایم بنی ہے. اور یہ پی ڈی ایم جو بنی ہے یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے بنی, قومی مفاد میں نہیں. اگر قومی مفاد میں ہوتے تو 35 سال سے آپ حکومتوں میں, آج ملک کی یہ حالت نہیں ہوتی. میں مانگنے تو نہیں آیا. جی بالکل. مطلب دیکھیں اس سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے, اسی پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے تھے. سر آخری بار تو ہیلپ کر دینا. نہیں, اس وقت جو پوزیشن تھی, اور آج آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ دنیا میں کس طریقے سے پرائم منسٹر جاتے ہیں اور کس طرح, مطلب یہ کہ ہمیں خوش شرم آتی ہے, کیونکہ ہم بھی ظاہر ہے وہ جو امیج جا رہا ہے انٹرنیشنلی, تو وہ ہمارا پاکستانی ایز اے پاکستانی ہمیں بھی شرم آتی ہے نا کہ ہمارا بھی امیج خراب ہو رہا ہے. ہم بھی کہیں جاتے تو کہتے ہیں تمہارے پرائم منسٹر ایسا ہے. مجھے سب سے زیادہ غصہ انڈیا والوں پہ آتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم لوگ کیا کرو گے, تم لوگ تو ہر وقت مانگتے رہتے ہو. مجھے بہت یقین کریں اتنا کرودھ, اتنا غصہ آتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا کروں. اچھا پھر دیکھیں ابھی یہ آبادی کے مسئلے کبھی کر دیتے ہیں, کبھی ابھی اسحاق ڈار صاحب نے ایک پورا شیڈول دیا کہ جی گاڑی میں اس طرح بیٹھیں, اور تو یہ سب ان کے زوال کی نشانی ہے. اور پھر کہتے ہیں وَتَعْزُ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِ الْخَيْرِ. سبحان اللہ. یعنی خان صاحب کے بارے میں, ان کی حکومت کے بارے میں جس طرح یہ پروپیگنڈے کرتے تھے, آج جو ان کی حالت ہے وہ تو قدرتی ہوئی نا. حکومت لے لی, نیب کے کیس معاف کر, کیونکہ اب قوم میں اویئرنیس آ چکی ہے. اب یہ پی ٹی وی کا دور نہیں ہے کہ صرف اچھا ہی اچھا بتانا ہے, اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اور پھر اس سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی آ گئی. اچھا ابھی آپ کا لائے عمل کیا بڑا ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے, لائے عمل کیا, الیکشن الیکشن الیکشن. آپ کیا سمجھتی ہیں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں ایز اے سیاسی پارٹی, ایز اے سیاسی ورکر, جو ملک کی صورتحال ہے اس میں تو آپ بھی, بلکہ آپ ایک سروے کروا لیں پورے سروے کیا, میں روزانہ جو ہے نیوز دیکھتی ہوں, اور انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیں, اس میں بھی دیکھ لیں کہ پبلک بھی چاہتی ہے یہ. یس, ورنہ پبلک کیوں نکلے؟ یہ جو اتنے جلسے ہو رہے ہیں, کامیاب ہو رہے ہیں, اس لیے وہ چاہتی ہے کہ یہ چینج آئے, وہ ان سے جان چھڑانا چاہتی ہے. دیکھیں جان چھڑانے کے دو طریقے ہوتے ہیں جی. یا تو آپ الیکشن کروا کے کامیاب منتخب ہو کے آتے ہیں, یا پھر وہ دوسری طرف سول نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو خان صاحب نے بہت ساری چیزیں روکی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے عوام کو روکا ہوا ہے, میں اس طرف نہیں جا رہا جس طرف حکومت چاہتی ہے. اور 25 مئی کو جو ہمارے ریلی نکلی تھی اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا انہوں نے کس طریقے سے حربے استعمال کیے تھے اور کس طرح لوگوں کو ہراساں کیا تھا. تو خان صاحب اس طرف نہیں جا رہے. خان صاحب چاہ رہے الیکشن ہو جائے تاکہ جو منتخب, دیکھیں الیکشن کروائیں, جمہوری حکومت ہے, آپ کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو جمہوری حکومتوں میں تبدیلی کا جو عمل ہے وہ الیکشن کے ذریعے آتا ہے. اور اس وقت پوری انٹرنیشنلی سروے ہو یا لوکلی ہو, ہر سروے میں یہی چیز آ رہی ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ میرے کیسز پہلے معاف ہو جائیں, میں بری ذمہ ہو جاؤں, اور میں اپنا جو چیزیں ہیں وہ سیٹ کر لوں. کیونکہ انہوں نے اپنی 7 پشتوں کی, ہماری تو آنے والی نسل کو گروی رکھ دیا, اور اپنی نسلوں کے لیے انہوں نے لندن, امریکہ اور دبئی میں جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. تو سوچیں گے وہ نہیں,
सोचना हमें पड़ेगा कि हमने क्या करना है, हमने इलेक्शन में मैंने क्या एक करना चीज है। आपकी बात मैं मतलब हम लोग जो सोशल मीडिया पे देखते हैं कोई हमारा हमने कोई अपनी लगी लुपटी बातें तो कर नहीं रहे। बड़ा दुख होता है कि अवेयरनेस हो गई है पूरी आवाम को। अब एक पर्सन ये कहता है, मैं किसी को पॉइंटेड नहीं कर, जो हमने देखा वो बात कर रहे हैं, कभी बोलें कि सभी ये कह रही है, मैं कह नहीं रही हूँ, मैंने जो देखा वो कह रही हूँ। लाइक कि अगर हम देख रहे हैं कि जी यहाँ पर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरा तो वालिद साहब जो हैं वो बहुत गरीब घराने से उनका ताल्लुक था, और उनकी जो है नवासी ये कह रही हैं, सॉरी पोती ये कह रही हैं कि भाई हम तो बहुत ही जो है मतलब हमारे नवाज शरीफ ने पर्दा कहा था। सब जो है बड़े अमीर खानदान और से। ये बयान असेंबली में समझ दिया, में नहीं आता यार। ये दोनों बयानात शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने असेंबली के फ्लोर पे दिए थे। लेकिन आगे वाला स्टेप तो सुन लें। बड़ा अफसोस की बात है कि ओपनली वीडियो एक पर्सन खुद कह रहे हैं, तो हमारे जजेस कौन सा पर्दा लगा के बैठे हुए हैं, कौन से कानों में उनकी आवाज़ें जा रही हैं, आई डोंट नो, कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। उसके बावजूद हमारे कानून को कौन रिस्पेक्ट देगा, आवाम कैसे रिस्पेक्ट देगी। वही बात है कि मुर्गी चोर को पकड़ लिया जाता है और बड़े चोर में किसी को मेंशन नहीं करी, बट एक दुख होता है कि सब एक जो है बड़े जज जो है वो एक डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो है ये जेल में जाएंगे, उनको पूरी जो है वो दे दी कस्टडी में, फिर वो बीमारी में आउट ऑफ कंट्री, फिर वापस आके वो कहते हैं कि ये जो है क्लियर है। तो पहले वाला जज सही था या अब वाला जज सही, आई डोंट नो, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। असल में अच्छा जी, हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसको ब्रेक ले लें हम लोग, आपने फिर मुझे इसका आंसर देना है। बिल्कुल मैं देने मैंने के क्वेश्चन किया, मैं रेडी बैठा हूँ देने के लिए। अच्छा जी, राजा आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, स्पेशल पैकेज देखेंगे बेनसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। अस्सलाम वालेकुम, मी साबी, और इस वक्त हम मौजूद हैं कहाँ पर? यस, अब होंगे ख्वाब पूरे, क्योंकि लेकर आ रहा है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके सपने पूरे करने का बेहतरीन प्रोजेक्ट ग्रीन सिटी के नाम से। और ये वो प्रोजेक्ट है जो आपके लिए 3 साल पहले ऑन किया गया था, और जस्ट ओनली 2,40,000 में। सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। और इसके बाद कौन सा है? यस, इनका एक फेज़ कंप्लीट हुआ, तो सेकंड फेज़ में अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी से प्लीज़ 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 ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, ये ना हो कि ये भी मिस कर जाएं। और वो है ग्रीन वाली, और बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि अगर आपने कैश पे लेना है तो जस्ट ओनली 12 लाख, और अगर आपको 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे चाहिए तो 20 लाख में एक बड़ा घर, यानी कि सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। नाजरीन, अगर हमने बहुत सारी बातें इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछनी है तो कौन बताएगा? यस, COO इस वक्त मौजूद हैं, फहद एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप ठीक हैं? खैरियत से? माशाल्लाह। जब भी कुछ लेकर आए हैं लोगों के लिए आसानियाँ और उनके सपने हमेशा आप लोगों ने पूरे किए हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप? बस ये अल्लाह का करम है और लोगों का इत्माद है हम पे, और ये इत्माद बनाने में हमें टाइम तो लगा, क्योंकि जब हमने बिन एहसान ग्रीन सिटी फ़ेज़ 1 लॉन्च किया तो ये हुसैन मार्केटिंग ने किया था, और थीम ये रखी थी कि प्लॉट आप ख़रीदें, पैसे हम देंगे। तो 2,40,000 का हमने प्लॉट रखा था। अगर उस वक्त आप मार्केट को देखें तो वहाँ 7.5 लाख रुपए का उस वक्त प्लॉट की कीमत थी। हमने लोगों की आसानी के लिए 2,40,000 में हमने वो प्लॉट दिया। तो बड़ी नेगेटिव थिंकिंग आई लोगों की कि ये भाग जाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे, 2,40,000 में कोई प्लॉट देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने लोगों से उस वक्त वादा किया 3 साल में, वो हमने 2 साल में तकरीबन मुकम्मल किया, और इंशाअल्लाह ताला जनवरी से हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। सर, मैं जब ये सुन रही हूँ कि 2,40,000 का प्लॉट, वो भी 120 यार्ड, मैं कहती हूँ इट्स ये सरप्राइज इन शॉकिंग, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी जगह पर इतनी कम कीमत में प्लॉट अवेलेबल नहीं होते। ये कैसे थिंकिंग लेकर आए लोगों के लिए? देखें, उस वक्त हमारा भी बैकग्राउंड जो था, हम भी जद्दी पुश्ती ज़मींदार नहीं थे। एक टाइम था कि जब वालदैन इन्वेस्ट करते थे प्लॉटों के हवाले से, इंस्टॉलमेंट के हवाले से, तो हमने उनको देखा तो एक डर होता था कि पता नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा।
जो प्लॉट उन्हें मिले उनसे उनको इन्वेस्टमेंट मिली जो हमारे काम आई, जिसको लेके हम आगे चले। लेकिन जो प्लॉट उनको नहीं मिल सके वो बड़ी नेगेटिव थिंग बनी लोगों के लिए, हमारे वालदैन के लिए। और वहीं से हमने कहा कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी कंस्ट्रक्शन पे जोर दें, लोगों को कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग आएँ और फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन पे जाएं। ज़बरदस्त बिन एहसान आप लोगों के लिए लेकर आया है ग्रीन सिटी का प्रोजेक्ट, जो जस्ट ओनली जो था, ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी आप लोगों को, और 2,40,000 में प्लॉट, और अब एक और स्टेप आगे आ गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, और वो क्या है, ग्रीन सिटी वैली के लिए। और सुनते हैं फहद साहब से कि ग्रीन सिटी वैली जो अपॉर्चुनिटी है 20 लाख एंड 12 लाख, इसमें क्या जो है डिफरेंस है और किन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। जी सर, ग्रीन सिटी वैली। देखें, ग्रीन सिटी फ़ेज़ 1 जो इस वक्त हमने ओवरसीज़ ब्लॉक खोला है, हर बिल्डर की ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छा डेवलप करें ना, ब्लॉक्स को इस तरीके से बनाएं कि जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी वर्थ बने और बिल्डर की भी वर्थ बने। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको मैंने बताया कि 2,40,000 हमने स्टार्ट लिया, आज वो प्लॉट 17 से 20 लाख 22 लाख के दरमियान में मार्केट में सेल हो रहे हैं। अब हमने एक नया ब्लॉक खोला ओवरसीज़ के नाम से, ये हम बिल्कुल अलग से एक ब्लॉक बना रहे हैं जिसमें हमने डेवलपमेंट बिल्कुल चेंज रखी है, राउंड अबाउट हमने उसमें अच्छे खासे रखे हैं, रोड को हमने बड़ा कुशादा रखा है ताकि लोग, अब आप देख रहे हैं कि कराची कंजस्टेड होता जा रहा है, लोगों को प्रॉब्लम होती जा रही है। जैसे कराची को फैलना था, आपके आगे फैलना था, लेकिन कराची फैला ऊपर की तरफ। तो ये जो M9 सुपर हाईवे, इसकी एक वैल्यू हो गई है। तो इसी तरीके से ओवरसीज़ ब्लॉक हमने ओपन किया, एक अलग जाविये के साथ लेके, मार्केट को देखते हुए कि अगर कोई इसमें इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है तो हमने अभी कीमत रखी है उसकी 20 लाख के, 3 साल के अरसे में वो 20 लाख में ले ले, और अगर वो कैश पे जाना चाह रहा है तो 12 लाख रुपए अदा करे और कंस्ट्रक्शन पे आए। कि इतने सारा एक हजूम है, बहुत सारे लोग प्लॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करें, लेकिन आपके इस प्रोजेक्ट में लोग या आपके बिन एहसान के नाम में क्यों साथ ज्वाइन हो? क्या ऐसी अट्रैक्शन है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट में? जहां आपको सेफ चीज़ मिल रही हो वहां पे हर बंदा इन्वेस्ट करता है। बिन एहसान की पहले दिन से, शुरुआत से लेके आज तक, हम डॉक्यूमेंटेशन, हमारी डेवलपमेंट, हमारी NOCs प्रॉपर होती हैं ताकि अगर आप वहाँ पे काम करें, आप देखें जब आप कोई चीज़ ले रही होती है तो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी ज़मीन ली हमारे अपने नाम पे, हमारी जो NOC हैं वो सारे हमारे अपने नाम पे हैं, बिन एहसान के नाम पे हैं। अब अगला मरहला आता है लोगों को डिलीवर करने का, तो इजी वे में आप उनको डिलीवर करें, उनको उनकी पोजीशन दें। तो जब लोगों को पोजीशन मिल रही होती है तो लोग आपके पास आते हैं, जुड़ते हैं आपके साथ। लोगों को एक अच्छी टाउन प्लानिंग चाहिए, अगर आप अच्छी टाउन प्लानिंग के साथ लोगों को देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग आप पे ट्रस्ट ना करें। ओके, आप लास्ट में ये कहूँगी कि अपने नाजरीन को दे दीजिए मैसेज, क्योंकि आपका जो करंट प्रोजेक्ट है मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। इस वक्त हम ग्रीन वैली को लॉन्च करने जा रहे हैं, बल्कि लॉन्च हम तकरीबन कर चुके हैं। हम जो हमारे 2,40,000 में लोग फ़ायदा ना उठा सके या कम से कम रेट में ना फ़ायदा उठा सके तो वो आएँ, हमारे ऑफिस विज़िट करें जो गुलिस्तान जौहर में हेड ऑफिस है, गुलशन राशिद मिनाज रोड पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारे डीलर हजरात बैठे हुए। बिन एहसान का जहाँ आपको नाम मिले आएँ, लोग विज़िट करें, साइट को विज़िट करें, क्योंकि बेसिक चीज़ है कि साइट को देखें वहाँ हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस वक्त बिन एहसान ग्रीन सिटी और ग्रीन वैली में दो अच्छे मौके हैं लोगों के लिए कि जो लोग 2,40,000 में हमारे साथ नहीं ज्वाइन हो सके वो आएँ, 12 लाख में ज्वाइन हो, 5,95,000 में ज्वाइन हो। आप आएँ, चीज़ों को देखें, हमारे प्रोजेक्ट को विज़िट करें, जो हमने वहाँ डेवलपमेंट की, जो टाउन प्लानिंग की, उसको देखें, वेरिफिकेशन करें, उसके बाद अपना फैसला करें। Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers.
91115530. Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का ये किचन है और हमारे दरमियान आज फरहाना लखानी मौजूद है। फरहाना कैसे हो आप? ठीक हो? शेफ फरहाना, कितने टाइम से आप खाना जो है 2 साल हो गए। 2 साल कुकिंग करते हुए? जी, कुकिंग करते गुड है, गुड है। अच्छा जी, हम लोगों ने यहाँ पर जो है स्पेशल, यहाँ देख लें, जो है पास्ता वगैरह है, चिकन भी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं। फरहाना जो है आज हमें डिश बता रही, कौन सी डिश बन रही है? व्हाइट सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस पास्ता कितनी देर में बन जाती है मैक्सिमम? ये कम से कम आधा घंटा। अच्छा, हम लोगों ने आधे घंटे के अंदर ये बन जाता है घर पे, और इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो घर में यूज़ किए जाते हैं। और स्पेशल ये कहूँगी कि पानी हो गया बॉइल्ड, मेरे ख्याल में हम पास्ता डाल देते, बाकी इंग्रेडिएंट्स बता देंगे। जितनी देर में ये पास्ता जो है पानी उबलते हुए पानी में हमने इसको ऐड कर दिया। थोड़ा सा ऑयल भी डाला हुआ है या डालना है? ऑयल और इसमें नमक डाला है मैंने। डाल दिया पहले जी, से? पहले डाल दिया। ताकि ये आपस में चिपके नहीं। हम इसको छोड़ देते हैं और अब हम लोग चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की जानिब कि इसमें क्या क्या चीजें डलेंगी। यस, अब बताओ ये चंदा। चिकन है, इसको इस तरह आप स्ट्रिप्स ही ठीक है, काट लें। ठीक है। इसमें आप ब्लैक पेपर, इन्होंने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज किए जा रहे हैं वो है काली मिर्च, काली मिर्च है, नमक है, हस्बे जायका, और चिकन टिक्का मसाला है। ओके। ये क्रश चिली है, कुटी हुई मिर्च, ओके। लहसुन अदरक का पेस्ट है और नमक है बस। उसको? और सुरका, और विनेगर बस। इसको मिक्स करके आप रख दें। जस्ट ओनली व्हाइट विनेगर जो है, सिरका मौजूद है और टिक्का मसाला आपने टिक्का डाला, मसाला। ताकि जरा सा फ्लेवर फ्लेवर आ जाए। और अच्छा आ जाए। इसको मैक्सिमम इन्होंने जो है पहले से ही इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं डाल दिए, ताकि इसके अंदर से जूसी फ्लेवर आए। ऐसे चलिए हम फ्राई पैन रखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा हनी, इसके अंदर कुछ आपने मिल्क एंड मलाई वगैरह भी रखी हुई है? ये इसका व्हाइट सॉस बनेगा। ये क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है इसमें? ये ऑरिगानो है, ओरिगानो, ओके, मिल्क, ये मिल्क है, ओके, ये चिकन पाउडर चिकन पाउडर जी, और ये फ्रेश क्रीम। ओके जी। हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं, फ्राई पैन में से ये निकालते हैं, हल्का सा ऑयल डालना है, ज्यादा नहीं। और यस, ये देखें जो फौरन, अब वो देखें वो भी बॉइल हो रहा है, क्विकली बनेगा यार, ये तो क्विकली बन जाएगा। quickly, हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको ये बाउल मुझे दे दो। अचानक जल्दी गेस्ट आ जाते हैं, इसके लिए बेस्ट रेसिपी। बिल्कुल बिल्कुल क्विकली बन सकता है, आप चाहें तो फौरन भी। अच्छा जी, कुकिंग ऑनलाइन किस नाम से कर रहे हो फरहाना? स्वीट एंड स्पाइसी फूड के नाम। स्वीट एंड स्पाइसी फूड आप ऑनलाइन से, आपकी फेवरेट, मतलब लोगों की फेवरेट डिश क्या जो ऑर्डर्स पे आती है? माशाल्लाह सभी है, और ये जो होम शेफ होती है ना, वो किसी ना किसी तरह से हर चीज़ एडजस्ट कर लेती हैं, स्पाइसेस और सारे। गुड। अच्छा जी, ये हमने इसको, वाह जबरदस्त, वाह जबरदस्त। हमारे पास जो है ये मैक्सिमम हनी कितनी देर लगेगी इसको? सिर्फ 15। अच्छा जी, हम इसको जब तक करते हैं हम चलते हैं जावेद साहब के पास। जावेद साहब, आर यू रेडी? हम आपसे सवाल कर लें? आप मुझे आंसर दे रहे थे, अगर आपको याद हो तो। हाँ नहीं, मुझे तो हिप्स है सब। हाँ। तो आप असल में मसला ये था कि हम नवाज शरीफ और मौलाना और इनकी मवाजना कर रहे थे आपस में, और आपने देखा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस वक्त मौजूदा जो तमाम सियासतदान हैं, अगर आप उनको देखते हैं और उनका आपस में मवाजना करते हैं, तो तमाम लोग जो मौजूद थे, यानी नवाज शरीफ, जरदारी, अल्ताफ भाई हमारे, और बहुत, ये सियासत में आने के बाद मशहूर हुए, और जो आज इनके जो असासे हैं वो भी सियासत में आने के बाद बने। लेकिन अगर हम खान साहब का इनसे मवाजना करते हैं तो वो सियासत में आने से पहले भी एक हीरो थे। इज्जत, दौलत, शोहरत, तमाम चीज़ें उनके पास मौजूद थी, और वो सियासत में सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए आए थे। और आज आप जो सूरत हाल देख रही हैं पिछले 3-4 साल की कोविड और FATF के दौरान, और आज जो सूरत हाल देख रही हैं, तो उससे आपको ये फ़र्क महसूस हो जाता है। और फिर अभी पिछले दिनों जो लंदन में इनके ख़िलाफ़ सलाब ज़दगान के डेली न्यूज़ ने जो किया था और जो चार्जशीट पेश की थी, तो मैं तो ये समझ रहा था कि शायद ये आते ही इस्तीफ़ा दे देंगे। अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो PDM की जमातों में इतना मतलब कि कौमी शऊर होगा कि वो इनसे इस्तीफ़ा तलब करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे ये जाहिर होता है ये सारी जमातें 13 की 13 एक ही थाली की चट्टी बट्टी है। अच्छा, मैं एक बात समझ में नहीं आती जावेद साहब,
हमें छोड़ दो अभी ना, वैसा अच्छा है, हो जाएगा ना ये। असल में हमारा जो है ना वो दूसरी वाली फ्लेम है, हम डर रहे थे कि पानी ड्राई तो नहीं हो गया और ये चेक करेंगे। अच्छा थोड़ा सा फ्लेम, हमारी ये जो है पास्ता जो है वो बॉईल हो रहा है, चिकन जो है वो गल रही है, 5 मिनट्स और रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा पास्ता को अलग अलग करने के लिए आपने इसमें ऑयल इस्तेमाल, अगर कोई ऑयल ना इस्तेमाल करे, इसके अलावा कोई और भी इसके अंदर टिप है? टिप्स जरा पूछ लूँ ना फरहाना से, कितनी इंटेलिजेंट हो, मुझसे ज्यादा जानती हो। हाँ। बटर भी थोड़ा डाल सकते हैं। अच्छा ऑयल के अलावा बटर भी। अच्छा कुछ लोग जैसे चावल को निकला निकला करने के लिए सिरका या लेमन इस्तेमाल करते वो हैं। चावल के लिए होता है ना, पास्ता में पास्ता के लिए जस्ट ऑयल और नमक। नमक इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 1 स्पून ऑयल डाल देंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, और उसके बाद जब आप इसको स्ट्रेन कर दें, छान ले, पानी इसका निकाल दें, तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो है ठंडा पानी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें और ज्यादा अच्छा रिस्पांस आ जाएगा। अच्छा जी, मैं जावेद साहब से पूछती हूँ कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हर पार्टी के एक खास मोटिव होते हैं, एक प्रिंसिपल होते हैं, और कोई किसी के भी जैसे पीपल्स पार्टी का एक अलग होगा, रोटी कपड़ा और मकान और बहुत सारी बातें स्ट्रेटेजीज होती है। तो हाउ इज पॉसिबल कि सारी पार्टियों का अगर मोटिव एक हो तो फिर ये तो टेंशन ही खत्म हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे जावेद साहब? देखें, ये जो आपने बताया रोटी कपड़ा और मकान, अभी पिछले दिनों में मैंने एक अपनी वीडियो में भी ये बात कही थी कि रोटी कपड़ा और मकान ये सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि अगर आप किसी को रोटी दे दें, कपड़ा दे दें, मकान दे दें, तो क्या उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाती है? उसके बाद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि रोटी ख़त्म हो जाएगी, दूसरी दफ़ा आपको रोटी देना पड़ेगी, फिर तीसरी दफ़ा। तो कहने का मकसद ये है कि आप उसको तालीम, सेहत और रोज़गार दें, ताकि वो अपने लिए भी करे और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी। अगर उसके पास तालीम होगी, उसके पास सेहत होगी, उसके पास रोज़गार होगा, तो वो दूसरे के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अभी आप देख लें, पिछले 40 साल से जो हमारे मुल्क में हो रहा है वो यही हो रहा है कि जनाब इमदाद पे ही चल रहे हैं। क्योंकि अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो हमारे कोटा सिस्टम जो हमारा राइज हुआ था 40 साल से, अगर देखा जाए, क्योंकि उसमें हमने कोटे पे नाअहलों को भर्ती किया और अहल लोगों को बाहर कर दिया। अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि 40 साल में मुल्क तबाही के दहाने पे हो गया। अगर इन्हीं सीटों पे, इन्हीं पोस्टों पे अहल लोग होते तो पाकिस्तान, आप एक वक्त था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था। अगर आप 80 और 90 की दहाई का याद करें तो उस वक्त पूरे एशिया में वो एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता था। उस वक्त चाइना में कोई इतने डेवलपमेंट नहीं थी, इतनी तरक्की नहीं थी, मलेशिया और जो दूसरे मुल्क हैं एशिया के, पाकिस्तान उसमें सबसे मजबूत और मुस्तहकम मुल्क माना जाता था। यानी आप अभी हिस्ट्री देखते हैं कि हमने चाइना को भी इमदाद की, हमने जर्मनी को भी किसी वक्त में दी, और वो मुल्क आज वो आप जैसे शहबाज शरीफ को देते हैं जी मैं पैसे मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, तो इस मुकाम पे पहुंचाया भी तो आपने भाई। अगर आप 35-40 साल में कुछ ऐसे इक़दाम करते हैं, यहाँ पे डैम बनाते हैं, यहाँ पे अच्छा आप ये देखें, अब इस मुल्क की ये पोजीशन हो गई है, हर पढ़ा लिखा आदमी यहाँ से बाहर जाना चाहता है, क्योंकि उसे यहाँ पे मौके नहीं है। यहाँ पे सिर्फ करप्शन करने वाले, भत्ता लेने वाले, लूटमार करने वालों के लिए तो मौके हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। तो ये हमारी बदकिस्मती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि अहल लोगों को लाया जाए और कोटे सिस्टम का बिल्कुल खात्मा कर दिया जाए। और दूसरी बात, आपने अभी कहा था कि जी वो मैं अभी लाहौर गई थी और वहाँ पे मैंने बड़ा अच्छा देखा, और ये तो उसके लिए सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म जो होता है वो पूरे मुल्क का होता है। लेकिन अच्छा, फिर पिछली 3-4 साल की गवर्नमेंट में आपने देखा कि पूरे मुल्क में काम हुआ, सिवाय सिंध के 18वीं तरमीम के तहत जो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, तो वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का होता है। अब हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि जी नवाज शरीफ आ गए तो वो पंजाब के वज़ीर आज़म, सिंध की पार्टी के आ गए तो वो अपने आप को सिंध का वज़ीर आज़म समझते थे। मतलब एक बिखरा हुआ मुल्क था जिसको एक प्लेटफार्म पे ला के, यानी पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची सबको एक प्लेटफार्म पे लाया, कौमी पार्टी बनी। क्या बात है। इस वक्त सबसे अहम जरूरत जो हमारी थी वो एक कौमी पार्टी की थी। और आप देखें अभी जो खान साहब के जितने भी जलसे होते हैं और जिस शहर में भी होते हैं, उसमें आप देखें हर कौमियत के और हर मजहब के लोग होते हैं। लेकिन हमें पहले बांटा हुआ था
اور یہ بھی ایک سیاست تھی. چلیں سر یہ تو چلتا رہے گا اور ہم کھانوں کے مزے لیتے رہیں گے. یہ بھی ضروری ہے اصل یہ میں ضروری ہے. زندگی کے لیے یہ بھی یہ بھی ضروری ہے ضروری کھانا. ہے. اچھا جی جو ہے فرحانہ نے چکن جو بڑی مزیدار بنائی تھی فرائی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس میں وائٹ ساس بنائیں گے. وائٹ ساس بنائیں گے. تو ہم یہاں چھوٹی سی بریک لے لیں. ہم لوگ یہاں پر بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. ویلکم اگین. گڈ مارننگ وتھ سبھی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور ہماری جو شیف فرحانہ ہے ہم ان کی طرف چلتے ہیں. فرحانہ کہاں تک آپ کی ڈش پہنچ گئی؟ جی میرا یہ پاستا بوائل ہو چکا ہے. چکن بھی میں نے بالکل ڈن کر دیا ہے. اب یہ میں وائٹ ساس بنا رہی ہوں. اوکے. وائٹ ساس کے لیے پین میں آپ تھوڑا سا آئل ڈالیں. اوکے. پھر گارلک ڈالیں. گارلک کو تھوڑا سا فرائی کر کے اس میں آپ فریش کریم ڈال دیں. فریش کریم ڈالیں, بلیک پیپر, کرش کی ہوئی چلیز اور چکن پاؤڈر اور اوریگانو اس کو ڈال کے اور پھر اس میں تھوڑا مکس کر کے آپ ملک ڈال دیں. پھر یہ دیکھیں تھوڑا تھک ہو رہا ہے. اور انہوں نے جو پاستا بوائل ہو چکا تھا اس کو نکال کے چھان کے انہوں نے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا. ایسا ہی ہے نا گڑیا؟ جی بالکل. انہوں نے فرحانہ نے ایسے ہی کیا. شیف فرحانہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی ڈش کا نام ہے وائٹ ساس پاستا. وائٹ ساس پاستا. آج آپ ہمارے ساتھ شیف فرحانہ کے ساتھ ڈش سیکھیں گے جی وائٹ ساس پاستا. یہ جی انہوں نے بالکل اس کو لاسٹ مومنٹ ہے فرحانہ. جی بالکل لاسٹ بس میں ساس بنا لیا آپ نے؟ جی اوکے. ساس بھی بن گیا جی. بچے بڑے شوق سے پاستا اور یہ بچے بہت شوق مجھے سے تو ہم ان سے لنچ میں دے زیادہ سکتے ہیں اس آپ کو. کو اٹریکشن لگ رہی ہے. آپ کے منہ میں پانی ہاں نہیں بڑے بھی کھاتے ہیں لیکن یہ کہ بڑے بھی کھاتے ہیں. جاوید صاحب کہہ رہے ہیں نہیں بچے کے ساتھ بڑے بھی کھاتے ہیں اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اسپیشلی جو ہے ریسٹورینٹس جاتے ہیں اور ان کے لیے اسپیگیٹیز اور میکرونی اور یہ سب بڑی اچھی لگتی ہے. لاسٹ ہم لوگ اس کو جب تک ڈش آؤٹ کر لو فرحانہ ریڈی ہو گیا نا تو ہم آپ کے پاس تھوڑی دیر میں آتے ہیں. اچھا اقبال صاحب ہماری جو آف کورس آپ سوشل ورکنگ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی آپ نے بات کی تو آپ ایک آف کورس ایک بڑی اسٹرانگ پارٹی سے بھی کنیکٹیوٹی آپ کی ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں؟ میں چاہوں گی کہ لاسٹ ابھی مومنٹ ہمارا سیگمنٹ ختم ہونے میں تو آپ کے فیوچر میں کیا سوچے کہ ہم اپنے کراچی کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے اور اپنی عوام کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں کیونکہ بائی برتھ کراچی کا ہی ہوں اور ظاہر ہے شروعات میں یہیں سے کروں گا اور اس کے بعد پھر سندھ اور پھر پورا پاکستان کیونکہ کیپیسٹی کے حساب سے اپنے اب ہم تو یہ میرا جو موقف ہے جو میں اکثر اپنے اس میں بھی کہتا رہتا ہوں دوستوں سے بھی کہ تعلیم صحت اور روزگار یہ تین بنیادی فوکس حکومت بنا لے اپنا اور یہ عوام کو ڈیلیور کر دے تین چیزیں تو باقی عوام خود کر لے گی. اگر آپ تعلیم نہیں دیں گے تو کیا کرے گی؟ اگر اس کی صحت اب آپ دیکھیں نا یہاں جو تعلیم کی صورتحال ہے جو صحت کی صورتحال ہے اور جو چیزیں جو مطلب کہ تعلیمی ماحول ہے اور اس کو اگر آپ بہتر کر لیں تو باقی قوم خود کر لے گی. پھر حکومت کا کام ختم ہو جائے گا یہ ڈیلیور کرنے کے بعد. لیکن ہم دوسری چیزوں کو فوکس کرتے ہیں فری میں یہ دے دیں فری میں وہ دے دیں. ابھی ہمارا جو ایک کھانے کے حساب سے لگتا ہے نارتھ حیدرآباد ٹاؤن میں اس میں ہم 20 روپے کی بریانی اور دوسری چیزیں دیتے ہیں وہ اس لیے تاکہ بڑی بات ہے سر بہت بڑی بات اور یہ عزت نفس کے لیے تاکہ وہ یہ نہیں سمجھے کہ فری میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ لوگ جو خوددار ہیں اور جو مطلب ہے کہ محنت کر رہے ہیں اس وقت آپ کو پتہ ہے جو پوزیشن ہے تعلیم کے حوالے سے صحت کے حوالے لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے تو ایک ہماری چھوٹی سی کوشش ہے اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آگے بھی بڑھائیں اور پورے جو شہر کے دوسرے علاقے ہیں وہاں بھی لے کے جائیں. اور اب سردیاں آ گئی سردیوں میں گرم کپڑے اور دوسری جو چیزیں ہیں جو سردیوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو وہ افورڈ نہیں کر پا رہے. ابھی آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی آمدنی اور اخراجات کی وجہ سے مینٹلی جو ہے نا ڈسٹرب ہے اور اس کی وجہ سے بہت ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ایک بندے نے اپنے بیوی اور 3 بچیوں کے ساتھ تو وہ کیا تھا وہ یہی چیز تھی کہ اس کی آمدنی نہیں تھی اور اس کے ذرائع نہیں تھے اور بہت زیادہ مقروض ہو گیا تھا تو وہ ایک نفسیاتی مریض بن گیا تھا. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے یہاں نفسیاتی طور پہ لوگوں کے ذہنوں پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے. اچھا آپ نے کیا کہا کہ نفسیاتی افیکٹ پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ کے گھر میں ٹینشن ہو آپ کے گھر میں اخراجات زیادہ ہو آمدنی کم ہو تو آپ پھر صرف اسی تک سوچ مرکوز کرتے ہیں آپ کی کوئی آگے کی سوچ نہیں ہوتی ہے. پھر گھریلو ماحول کی وجہ سے بچے پہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں
تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں. دیکھیں ایک اچھا معاشرہ جب ہی تشکیل پاتا ہے جب وہ گھر کی ذمہ داریوں سے آگے کی سوچتا ہے. اوکے اچھا جی جاوید صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ آپ آگے آپ کا فیوچر میں کیا ہے اور لوگ جو آپ فلاحی کام خود کر رہے ہیں اور اس میں ابھی سیزن ہے سردیوں کا, لوگوں کو کپڑے پہنچانا اور پھر لوگوں کے لیے کھانے کا جو اتنا آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے لوگ کھانا بھی افورڈ نہیں کر پاتے ہیں, ان کے بارے میں سوچنا, ایجوکیشن کے بارے میں سوچنا, پھر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ انسان کی جو بہت ساری ٹینشن ہے ہیلتھ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, ان سب چیزوں کو مینیج کرنا بڑی بات ہوتی ہے اور یہ میرے خیال میں بیسکلی ضروری ہے. اور اس میں سیلانی والے, عالمگیر والے, عیدی, چیپا اور جو دوسری فلاحی تنظیمیں ہیں, آپ ایک اگر سوچے بیٹھ کے کہ اگر یہ کراچی سے اس طرح کی فلاحی تنظیمیں ختم ہو جائیں تو کراچی کہاں کھڑا ہوگا, کیونکہ گورنمنٹ لیول پہ تو کوئی اسے سپورٹ نہیں ہے. یہ جو مخیر حضرات ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے, جو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو جانتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں کہ آپ جب کوئی خدا نہ خاصہ حادثہ ہوتا ہے آپ فوراً فون کرتے ہیں, عیدی کی ایمبولینس آ جاتی ہے, سیلانی کی آ جاتی ہے, چھیپا کی آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کو زخمی اور جو دوسرے حادثات کے لوگ ہیں وہ روڈوں پہ پڑے ہوئے نہیں ہوتے, فوری طور پہ مینیج ہو جاتے. اب آپ ان کو اگر ہٹا دیں اور گورنمنٹ کی کسی اس کا امداد کا انتظار کریں تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میرے خیال پورا شہر جانتا ہے. تو یہ جو ہم آج چل رہے ہیں, تھوڑا بہت جو ہمارا شہر نظر آ رہا ہے, اور تو وہ صرف ان سوشل ویلفیئر کی جو تنظیمیں ہیں اور جو مخیر حضرات جو ان کو ڈونیشن دے رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ کچھ مینیج ہو رہا ہے. ورنہ گورنمنٹ کی لیول پہ تو انٹیریل کا حال دیکھ لیں کہ بیچارے وہاں پہ گدا گاڑیوں پہ, بیل گاڑیوں پہ اور کس طریقے سے مریض اور جو انتقال ہو جاتا ہے ان کو تک مینیج نہیں کر پاتے. تو اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ ظاہر بات ہے اتنے کام تو اپنے ابھی جو کر رہے ہیں ابھی تو فیوچر میں یا پریزنٹ میں, اچھا اسٹارٹ ظاہر بات ہے ہر کسی کا کہتا ہے میرے بچپن سے ایک سپنا تھا یا کچھ, تو بچپن کیسے آپ نے اس کو انیشلی کیسے اسٹارٹ کیا؟ دیکھیں میں جب فرسٹ ایئر میں تھا اس وقت شاید ابھی بھی سبق ہو, ایک ابو بن آدم کا تھا اور ایک دا وائس آف گاڈ کا تھا. اور اس میں اگر تو وائس آف گاڈ میں یہی تھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں کہ میں دیکھوں کہ کہاں وہ مندر, گردوارے, چرچ, مسجد ہر جگہ گیا, تو اسے آواز آئی غیب سے کہ مجھے لوگوں کے درمیان تلاش کرو. اللہ, جب آپ کا دل مطمئن اور سکون. اسی طرح ابو بن آدم کو جب خواب آیا فرشتے کا تو اس نے کہا آپ کس کا نام لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کا نام لکھ رہا ہوں. تو ابو بن آدم جو ایک بڑے شاعر بھی تھے اور اللہ والے ہوں گے, اسی لیے تو ان کو خواب میں فرشتے نظر آئے. تو انہوں نے کہا میرا نام ان لوگوں میں لکھو جو لوگوں اللہ کی مخلوق سے کرتے ہیں. اور پھر جب دوبارہ فرشتہ آیا انہوں نے پوچھا میرا نام کون سے نمبر پہ, تو انہوں نے کہا آپ کا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہے. تو یہ ہمیں کتابوں, درسی کتابوں اور گھریلو ماحول سے یہ چیزیں حاصل ہوئی تھیں جو آج ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں یہ چیزیں آگے ہمارے آنے والی جنریشن میں بھی ٹرانسفر ہو. اور وہ اسی سے اب آپ دیکھیں پہلے نعت خوانی کے مقابلے ہوتے تھے, اپنا بیت بازی کے ہوتے تھے, قرات کے ہوتے تھے, کرکٹ کے. اب آپ نے کرکٹ کے گراؤنڈوں میں تو چائنا کٹنگ کر دی. اب کہاں سے جاوید میداد پیدا ہوں گے, کہاں سے توصیف پیدا ہوں گے, کیونکہ وہ انہی گراؤنڈ اور انہی روڈوں سے بن کے پھر انٹرنیشنل لیول پہ گئے تھے. تو گورنمنٹ کی پالیسی کا آپ اس کے کاموں سے اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہاں تو فٹ پاتھ اور مطلب کوئی جگہ خالی نہیں, جو خالی ملتی تھی اس کو بیچ دیتے تھے. آپ شہر کی حالت دیکھیں نا کہ کیا حالت, ٹریفک جام ہے, کس وجہ سے. آپ بہت سے روڈ ایسے ہیں صرف وہاں سے انکروچمنٹ آپ ختم کر دیں, بہت سے روڈوں پہ سے آپ انکروچمنٹ ختم کرتے ہیں تو وہاں پہ ٹریفک کا نظام صحیح ہو جائے گا, لیکن آمدنی کا نظام ختم ہو جائے گا. تو اس آمدنی کو بچانے کے لیے انہوں نے ٹریفک کا نظام ختم کر دیا, چنچی لے کے آ گئے بسوں کے بجائے. تو اس کے لیے کوئی بہت سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف تھوڑا سا اپنی آمدنی کہ جی مجھے ملک کے لیے, قوم کے لیے اور شہر کے لیے کچھ کرنا ہے. اگر آپ یہ سوچ پیدا ہو جائے تو بہت ساری چیزیں تو بہت ساری خود بخود ہو جائیں گی. اب آپ اگر آپ کا جانا ہوا گلبرگ کے روڈ پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کھیلے دیکھیں گے, آپ لیاقت آباد میں چلے جائیں وہاں اسٹال دیکھیں گے. مطلب ہر جگہ صرف مینیج کرنا ہے اور اپنی آمدنی اپنے دل پہ پتھر رکھنا ہے کہ اب وہ مینیج اس لیے نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنی آمدنی سے زیادہ خرچے بڑھائے ہوئے, باہر بچوں کو بھیجا ہوا ہے, آمدنی ہے نہیں. اب وہ یہ جو بھتے اور جو چیزیں وصول ہوتی ہیں انہی سے وہ خرچے لیتے ہیں. تو اس کو کس طرح ختم کرتے ہیں؟ آج جاتے جاتے کیا میسج دیں گے اپنے ناظرین کو؟
मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह ने आपको दिया है तो आप अपने लिए भी और अपने जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं उनके लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए भी सोचें और कोशिश करें कि जब उन कौमों के नाम ज़िंदा होते हैं जो अपने अलावा दूसरों का भी सोचते हैं। और ये हमारा मज़हब भी कहता है, ये इखलाकियात भी कहती है, क्योंकि अपने लिए जीना क्या जीना, वो तो जिए, ख़त्म हो गया, उसके बाद पीछे ऐसा छोड़ के जाएं कि लोग आपको याद करें। और वही लोग ज़िंदा होते हैं जो अच्छे काम करते हैं। दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, और किसी के काम ना आए वो ज़िंदगी क्या है। ये तो बचपन से यही तरबियत और यही माहौल था जिसकी वजह से आज हमारे अंदर ये चीज़ें पैदा हुई, और हम चाहते हैं यही चीज़ आगे हम अपनी जनरेशन को भी देके जाए। बेशक आपके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। हमने तो सिर्फ एक थोड़े से आपके फलाई कामों पे थोड़ी सी रोशनी डाली और हमने आपसे जो बात की कुछ पॉलिटिकल बात की, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को हम आपके साथ मईशत पे बात करेंगे और प्लानिंग सुनेंगे आपकी अपनी पार्टी की क्या लाए अमल है हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, ख़ास तौर पे कराची की तरक्की के लिए कुछ ख़ास आपने स्ट्रेटजी बनाई है। उसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। क्या कहते हैं, सही कह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं और मेरी पार्टी दोनों का मौक़िफ़ तकरीबन एक से, क्योंकि जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो उसके मंशूर की वजह से जाते हैं। हाँ, चाहे आप पीपल्स पार्टी में जाते हैं, अगर आपका जहन होता है कि मैंने लूट मार करनी है, मैंने ये करना है वो करना है, तो जाते हैं। तो इसी तरह अगर मैं आया तो मैं भी एक मंशूर के तहत कि तालीम, सेहत और रोज़गार, बिल्कुल, और सेहत कार्ड भी आपने देखा कि इंट्रोड्यूस करवाया, और तालीम के लिए भी वज़ाइफ दिए, नया नौजवान कारोबार, कामयाब नौजवान की भी वो शुरू की, और मईशत जो उस वक्त 6% पे थी जब गवर्नमेंट छोड़ के गए थे, 6% तक ग्रोथ कर गई थी, जो अब 0 पे आ गई। तो हमारा तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल वाज़े। थैंक यू जावेद आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने मौका दिया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल क्योंकि रखिएगा। इस वक्त मीडिया और चैनल ऐसे हैं कि पहले, क्योंकि आपको अमेरिका में क्या हो रहा है, लेकिन आज अमेरिका में भी जो हो रहा था वो भी आपको मिनटों में पता चल जाता है। हम इसको सबको डिटेल में नेक्स्ट में बात करेंगे इंशाल्लाह। टाइम हो गया खत्म। थैंक यू सो मच नाज़रीन। हम लोग यहाँ पर ब्रेक लेंगे, लेकिन जाने से पहले थैंक्स फरहाना, आपकी डिश रेडी होगी। थैंक यू जी। हम डिश देख लेंगे और यहाँ लेके ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. वन 55530। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। एवरी फ्राइडे, यस, हर फ्राइडे को हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट होते हैं। अच्छा, जब मैं उनकी बात करती हूँ कि कोशिश हम करते हैं कि उनके थ्रू आपको हर बीमारी के बारे में बात आपसे करें, शुगर हो और शुगर है या आपको अल्लाह न करे हेपेटाइटिस है, बोन्स प्रॉब्लम है, आपका मैदा सही काम नहीं कर रहा। हमने हर तरह की गुफ्तगू, जब से मेरा 1 साल हो गया मॉर्निंग शो को करते हुए, वो मेरे साथ स्टार्ट से लेकर माशाल्लाह अभी तक आपको पॉजिटिव
जो है अवेयरनेस दे चुके हैं माशाल्लाह से। और हर तरह की गुफ्तगू जो नेचर के ऊपर है, सब्जियों पर है, बड़ी बात है। यकीन करें, इस तरह के लोग तो कहते हैं यार मेरी तो बस मेडिसिन ही है, वो हो जाए, नो, वो हमेशा यकीन करें किचन में मेरे साथ हो जाते हैं। और वो चीज़ें जो आप गूगल पे भी देखें और पूरे वर्ल्ड में उसको ऑब्लाइज किया जाता है, उन प्रोडक्ट को, नेचर चीज़ों को, नेचुरली चीज़ों को जो है वो हमें यहाँ पर बैठे हुए बताते हैं। ये बड़ी बात है, हम खुशकिस्मत लोग हैं कि ऐसे हिकमत से जो नॉलेज रखते हैं और तिब्ब नबवी के अंदर नॉलेज रखते हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद और हमें जो है लाइव अवेयरनेस दे सकें, ये कम होता है। तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि गुड मॉर्निंग विद सभी की वो जीनत बनते हैं। हिकमत में बड़ा नाम। एक और चीज़, एक तो अपनी अपनी नॉलेज होती है और एक नॉलेज ऐसी होती है जो ख़ानदान की तरफ से आती है, पुश्त दर पुश्त। और माशाल्लाह इनके वालिद साहब, उनके भी वालिद साहब, फिर उनके भी वालिद साहब, फिर उनके भी वालिद, आप सोचोगे ये क्या कह रही हैं सभी, यानी कि 11 पुश्तों से हिकमत और तिब्ब नबी को लेके चलते हुए और हकीम साहब को अब वो सेहरा उन्होंने अपने ये जो है ना सर पे सजाया है। और मेरी दुआ है कि हम हमेशा उनसे जो है ये नॉलेज लेते रहें, अवेयरनेस जनरेट करते रहें। उनकी प्रोडक्ट, नो डाउट उनकी प्रोडक्ट आपको शॉप पे नहीं मिलेंगी क्योंकि वो खुद कंडक्ट करते हैं और उसका जो है डायरेक्ट वो चाहते हैं कि मुझे इसका फीडबैक एक पेशेंट से मिले। तो वो कभी भी इसको किसी शॉप पे, वो कहते हैं मुझे ये बिजनेस नहीं करना, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए कि मैं सब जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, लेकिन जिसको कंसर्न होगा वो मेरे पास आएगा। सिंपल इज दैट। मैं ये कहूँगी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से स्टडी करके और वहाँ पे पढ़ा और फिर सर्टिफाइड ऑल प्रोडक्ट, एक ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान में बड़ा इदारा है, उससे सर्टिफाइड इनकी प्रोडक्ट है। और हर तरह की बांझपन की बात करूं, आपकी स्किन की ब्यूटी की बात करूं, आपके जिस्म के वो प्रॉब्लम जो डॉक्टर्स कभी, मैं ये कहूँगी उनको वो नहीं कर सकती, लेकिन कभी कभी डॉक्टर भी, कैंसर पेशेंट, आपकी स्किन में कोई भी वायरल हो जाए, कुछ प्रॉब्लम मुझे डॉक्टर डिनाई कर देते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो लोग इतनी तकलीफ में आते हैं हकीम अस्करी साहब के पास। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। एवरी फ्राइडे मेरे साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह की रहमत है, करम है। सभी आपने माशाल्लाह काफ़ी लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया मेरा, ये लफ्ज़ कम है सर। और ये है कि इल्म जहाँ होता है जी, जहाँ वहाँ पर साहिब कदर भी मौजूद होते हैं। बस मेरा 11 पुश्तों का जो एक नॉलेज है, नस्ल दर नस्ल, सीना बसीना चलता हुआ आ रहा है। इसके साथ साथ एजुकेशन भी मेरी माशा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से मैंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन किया, एमडी, माशा एमडीएच किया, यानी एमडी इन हर्बल साइंसेस में, होम्योपैथी क्वालिफाई किया वहीं से ही, एक्यूपंक्चर किया, माशाल्लाह, और न्यूक्लियर मेडिसिन में भी मैंने पीएचडी किया। माशा तो इस तरह जो है मैं समझता हूँ कि तमाम हर्बल साइंसेस और मेडिकल साइंसेस पर मेरा एक अबूर रहा है। और ये चीज़ें देखने के बाद के तमाम तरीका हाय इलाज नस्ल इंसानी की सेहत और बका के लिए काम कर रहे हैं, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कुछ हिकमत से बहुत ज़्यादा उनका लगाव है, तिब्ब नबी से बहुत हद तक उनकी यकीन और ईमान है। और आखिर में जहाँ पर मैं समझता हूँ कि एलोपैथिक, मैंने खुद क्वालिफाई किया हुआ है, एलोपैथिक में भी जहाँ आदमी एंड होता है एलोपैथिक का, वहाँ से तिब्ब नबी का आगाज़ होता है। ओके। यानी बहुत से ऐसे पेशेंट जो ऑपरेशन करवाना चाहते हैं या ऑपरेशन से डर रहे हैं, जी सर, उसके अखराजात से डरते हैं, वो हमारी तरफ रुजू हो जाते हैं। ओके। और होना भी चाहिए, कोशिश हद्दुल मक़दूर ये होनी चाहिए कि आप बगैर किसी सर्जरी के अगर ठीक हो सकते हैं तो बेटर। वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। तो आइए कोशिश कीजिए कि आप अपने मर्ज़ को, अपने मसाइल को बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ, सहल तरीके से हल कर लीजिए, ताकि आप किसी ऐसी सर्जरी पर ना चले जाएं जहां आप महीनों बिस्तर पे हों, सालों इलाज उसकी रिकवरी पर गुजर जाएं, और फिर डॉक्टर्स कहें कि ये अब मेडिसिन आप सारी ज़िंदगी खाते भी रहें। ओके। इसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसे कुछ बहुत सारे अमराज हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, फिर
कुछ ऐसे भी मौसम के हवाले से जो तब्दीलियाँ आती हैं, उन मौसमी तब्दीलियाँ, तगय्युरात और उसकी चेंजिंग में जो वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है, सीना बंद हो जाता है, नज़ला, खांसी, बुखार, ये इस मौसम की जो है वो तब्दीली मौसम की नेमतें भी होती हैं जो आपके टॉक्सिन्स को निकालती हैं। अगले मौसम में आने तक जो है आपका गला, फेफड़े और मैदा वगैरह साफ हो जाता है, वो टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और फिर आप रिकंडीशन होकर नए मौसम को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, और मौसम की तब्दीलियां हो गई, साथ साथ गा बगा आप अगर हमें कॉल करेंगे तो उसका भी आंसर देंगे, लेकिन बेसिकली आज टॉपिक है वो है बांझपन। और बहुत सारी खवातीन, और ये आज तक समझ उनको नहीं आया प्रॉब्लम किस में है किस में नहीं है। और एक कुछ लोग ऐसे हैं कि 3-3 शादियां भी कर लेते हैं लेकिन उनको कोई भी बेनिफिट नहीं होता, वो क्योंकि अपनी प्रॉब्लम को छुपा रहे होते हैं। अब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। एक और चीज़ मैं बताऊँ इम्पोर्टेंट बात, कि अगर आप इस वक्त, हम लोग क्योंकि बेस्ड इन कराची, हम लोग इस वक्त यहाँ से लाइव शो कर रहे हैं और इस्लामाबाद भी देखते हैं, लाहौर वाले भी देखते हैं, सब वहाँ पर माशाल्लाह हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी को देखते हैं और हकीम साहब को देखते हैं। तो बहुत जल्द इनका ट्रैवल है, वहाँ विजिट है, कुछ पेशेंट्स को देखने जा रहे हैं। अब हकीम साहब बताएंगे कि इनका क्या पूरा प्लान क्या है, जर्नी क्या है, कैसे कैसे जाना है, कौन कौन से शहरों में जाना है। जी सर, ताकि जो लोग वहाँ देख रहे हैं वो आपको ज्वाइन कर सकें। यस सभी बहुत, एक तो मैं काफ़ी दिन से लाहौर मेरा विजिट नहीं हुआ, ओके, इस्लामाबाद नहीं हुआ, ठीक है, वहाँ के मरीज बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे अच्छा, हैं, ठीक है, और तकरीबन समझे कि रोज़ाना ही टेलीफोन आते हैं वहाँ से आप कब आओ? कि जी आप कब आ रहे हैं और हम आपको दिखाना भी चाहते हैं, ठीक है, और मैं अक्सर मरीजों को ऑनलाइन भी चेक कर लेता हूँ। लेकिन बाद कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिन्हें बिलमुशाफा देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो ऐसे केसेस जो हैं वो मैं उनको बता देता हूँ कि मैं लाहौर जा रहा हूँ इंशाल्लाह, परसों मेरी फ्लाइट है, ओके, सैटरडे को, कल सैटरडे को, जी कल मेरी फ्लाइट है, और पीर को मैं इंशाल्लाह मरीज देखूंगा लाहौर में। ठीक है, पीर, मंगल, बुध जो है 3 दिन मेरे लाहौर में, 3 से 4 दिन विजिट है। पीर, मंगल, बुध आप लाहौर में स्टे करेंगे, ओके, नवंबर है, दिसंबर आ जाएगा, ठीक है, दिसंबर तक मैं इंशाल्लाह लाहौर में हूँ, यानी अच्छा, ओके, 1 दिसंबर तक जो है लाहौर और इस्लामाबाद में मेरा विजिट होगा। ठीक है। और नाज़रीन बात यह है कि आज का हमारा मौजू जो है वो बड़ा अहम मौजू है, जैसे कि कहा बांझपन। अच्छा, आपने ये जो टॉपिक बताया ना बांझपन, इनफर्टिलिटी, तो मैं ज़रा बताऊं कि मेरे पास अल्फाज कम थे जो मैंने इनका इंट्रोडक्शन किया, लेकिन इनका प्रोफाइल आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने बुलंद मकाम के पर्सन हैं जो हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में बैठे हुए हैं। और इनका छोटा सा खूबसूरत सा पैकेज ले, ब्रेक नहीं है, पैकेज देखे और वापस आते हैं। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर, मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के परपोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीका इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। एक बार फिर खुश आमदेद कहती हूँ। माशाल्लाह आपने देखा स्पेशल पैकेज, आपको ये बताने का मकसद है कि जो बंदा इस वक्त, जो पर्सन मेरे पास बैठे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू कितनी ऑथेंटिक है। आप इधर उधर ना देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट अवेयरनेस मिल सके। और आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी, बांझपन। हम चलते हैं हकीम प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब के पास, और वो आज इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं ख़वातीन में या मर्द में। इसको बेसिकली यानी कि पूरा इसको एक ब्रीफ करेंगे। यस प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। यस अच्छा नाज़रीन, बात ये है
آج کا موضوع جو ہے اس پر بہت سارے لوگ منتظر تھے اور مجھ سے بار بار فون کرتے تھے کہ جناب آپ انفرٹیلٹی یعنی بے اولادی پر گفتگو ضرور کیجئے، ہمیں نالج دیجئے تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے رہنمائی ہماری ہو سکے۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ بے اولادی ہے۔ اب میں مردانہ زنانہ بے اولادی کی وجوہات یا بانجھپن کہہ لیجئے، اس کی وجوہات ہیں کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے مسائل کیا کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی ایسے ازدواجی معاملات ہوتے ہیں اس میں کچھ چیزوں کا آپ کو خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے۔ آپ خواتین میں خاص طور پر شادی سے پہلے ان کے ہارمونل سسٹم یعنی ماہواری کا نظام جو ہے وہ اگر خراب ہے تو فوری طور پر اپنے معالج سے رجوع کیجئے۔ میرا رابطہ ہے، نمبر آپ کو چل رہے ہیں، مجھ سے رابطہ کر لیجئے تاکہ میں آپ کی رہنمائی کر سکوں اور آپ کا منتھلی سائیکل جو ہے وہ نارمل ہو جائے۔ بچیاں بعض اوقات جو ہیں ناعلمی کی وجہ سے بھی اور یا ان کو والدین یا ان کے بڑے جو ہے گائیڈ نہیں کر پاتے اور شرم حضوری کے شکار ہو جاتے ہیں بچیاں، جس کی وجہ سے وہ اپنے مسائل اپنے ماں باپ کو یا اپنے معالج کو نہیں بتا پاتے۔ تو یہ عمل بہت ضروری ہے کہ سن بلوغت میں ان تمام چیزوں کو ان کے والدین نوٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ان کو کوئی ہارمونل پرابلم تو نہیں ہے، کئی مینسز بند تو نہیں ہو رہے، کم تو نہیں آ رہے یا بہت زیادہ تو نہیں آ رہے۔ تو تینوں صورتیں جو ہیں وہ پریشان کن ہوتی ہیں اور اس میں فوری طور پر بچوں کے لیے غذا کی تبدیلی کیجیے اور ایسے ایام کے دوران میں انہیں ٹھنڈا پانی، آئس کریم یا ایسی چیزیں جو کہ فوری طور پر معدے کو اثر انداز جس پہ ہوتی ہیں وہ چیزیں بند کر دینی چاہیے۔ ہمیں بچوں کی ابتدائی سٹیج پر بھی ان کی تربیت اور ان کی صحت کی طرف توجہ دینا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں وہ بہترین ماں بن سکے اور بہترین کیا بات ہے، زبردست۔ اچھا یہ بیسکلی آپ نے بہت اچھی بات شروع سے بتایا کہ کیا، اچھا ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ انیشلی میکسیمم اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں اگر کسی کی بھی سائیکل خراب ہو جائے کسی بھی لیڈی کی تو کیا اس کے بعد اس کا دوبارہ سے کنسیو کرنا کیا بہت مشکل ہے؟ دیکھیں جب سسٹم خراب ہوتا ہے آپ کے پیریڈز بچوں کے صحیح نہ آ رہے ہوں تو اس دوران میں کنسیو ہونے کے معاملات بہت کم ہوتے ہیں، ناممکن ہوتے ہیں، کیونکہ جب سسٹم یہ ہے ڈسٹرب ہوگا تو اووم کیسے بنے گا؟ اووم مین بیضا انڈا جس سے کنسیو کیا جاتا ہے وہ نہیں، نامکمل ہوتا ہے، امیچور ہوتا ہے اور اس میں اگر کنسیو ہو بھی جاتا ہے اس دوران میں تو بیبی جو ہے وہ ایب نارمل، ڈسیبل یا اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے، جیسے مختلف مسائل ہیں، خون کی بیماریاں، پرابلمز آ جانا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ چیزیں جو ہے آپ ان سے بچنے کے لیے ایک صحت مند ماں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اوکے، بالکل ٹھیک اب کہہ اس رہے ہیں۔ میں کچھ پرابلم جو خواتین میں آتی ہیں، پہلے خواتین کا مسائل ڈسکس کرتا ہوں پھر میں مردوں کی طرف آتا ہوں۔ تو اس میں جو پرابلمز آتی ہیں کہ مسلسل اگر ہارمونل سسٹم ڈسٹربنس ہے تو وہ ٹاکسینز، وہ مواد، وہ فاسد خون وہ باڈی میں رہتا ہے جس کی وجہ سے ان بچیوں کو مسلسل سر درد کی شکایت، ان کا سکن جو ہے وہ بلیکش ہونا شروع ہو جاتی ہے، معدہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، ہر وقت غصہ اور کیفیت جسم گرمی کی کیفیت بہت زیادہ رہتی ہے، پیروں میں جلن بھی بچوں کے زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی کا وہ دورانیہ جو ہے جو ایسی کیفیت میں ہوتا ہے، جب مینسز آتے ہیں تو انتہائی پینک ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اس میں بچوں میں جو اس سے مستقل یہ رہنے سے فائبرائڈز ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے سسٹ ہوتی ہے، پولیسس ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا کہیں نہ کہیں اگر یہ چیزیں آپ کی سائیکل خراب ہو جائے تو وہ اگر بہت ٹائم ڈیوریشن اگر آپ کا گزر جائے، چلے بچے نہیں ہو رہے وہ تو ہم کہتے ہیں چلے نہیں ہو رہے، لیکن اس کے بعد سائیڈ افیکٹس کیا کیا پڑ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ فائبرز کیا ہو جاتے ہیں، فائبرائڈز ہیں، تھائرائڈ ہیں، پولیسس ہے جسے پانی کی تھیلیاں کہہ لیجیے، سسٹ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتی ہے وہ جگہ پر، اور اکثر معالجین اس کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں، ڈاکٹر جو کہتے ہیں
तो वो कहते हैं कि जी इसके लिए ऑपरेशन ज़रूरी ओह है, माय गॉड। या वो ऐसी मेडिसिन दी जाती है कि जिससे वक्ती तौर पर जो है वो मसनूई तरीके से उसके जो है मेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, और वो पीरियड जो है जब वो दवा खाएंगे तो पीरियड आना शुरू हो या जाता है। अल्लाह, ये तो बड़ा तो जब नहीं तकलीफ खाएंगे तो पीरियड नहीं आएंगे। लेकिन ये तरीकाकार तो वक्ती तौर पर तो आपके लिए सही है, लेकिन मुस्तकिल तरीकाकार ये नहीं है। इसके लिए आपको फौरी तौर पर तिब्ब नबवी की तरफ, हर्बल साइंसेस की तरफ आना चाहिए, ताकि फौरी तौर पर आपको उस ऑपरेशन से बचा लिया जाए जो मुस्तकबिल में आपको बेऔलादी का सबब बन सकता है। ओए होए होए। क्योंकि जब ऑपरेट हो जाता है तो फिर वो बच्चे पैदा करने के काबिल खातून नहीं होती। फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज भी होती है, कभी उसमें ब्लॉकेज में स्वेलिंग हो जाती है फैलोपियन ट्यूब्स ठीक है। में, उसकी वजह से भी आपके मेंसेस ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे भी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन। आप अगर कभी ऐसी कैफियत हो तो घर में कुछ एक रेमेडी है जो आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें अजवाइन, मेथी दाना, कलौंजी और सौंफ लीजिए और सना मक्खी लीजिए। ये इनको हम वज़न ले लीजिए, यानी 5-5 ग्राम सारी चीज़ें। इसे 3 कप पानी डालिए इसमें और बॉईल कीजिए। 2 कप रह जाएं, 1 कप सुबह और 1 कप शाम इस्तेमाल कीजिए। इससे बच्चों में कि जो मेंसेस की पेन है या कमी है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। ये 5 से 7 दिन जो है दौराने अयाम इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ साथ अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो इसके साथ आप खजूर या छुआरे लीजिए और इनको जौ के दलिए में डालिए। बादाम, पिस्ता, छुआरे ये डालकर आप इसको मैश कीजिए और सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करवाएं। जबरदस्त। तो उससे जो है उनकी जिस्मानी कमजोरी, खून की कमी ये जो है खजूर है, ये दोबारा छुआरे वाला एक बार रेसिपी दोबारा बताइएगा। इसमें 5 दाने छुआरे, ठीक है, 7 दाने बादाम, ओके, 5 दाना पिस्ता, ठीक है, 1 अखरोट, ठीक है, काजू 3 अदद ये इसमें डालिए और अंजीर डालिए 3 अदद, ओके, और इसको जौ के दलिया में बॉईल कर पकाकर, दूध में पकाकर ओके, ये खिलाइए। जबरदस्त। इससे उसकी बच्ची की कमजोरी भी, नकाहत भी खत्म होगी, खून की कमी भी कम हो जाएगी माशाअल्लाह, और जबरदस्त। उसकी जो जिस्मानी कमजोरियां हैं वो रफा होना शुरू हो जाएंगी। यूं है। जो है उसके अंदर ताकत भी आएगी। और ये खून जो मैंने बनेगा। जो शानदार बताया है, जिसे हम कहवा कह लें, वो आप इस्तेमाल करवाइए, जो मैंने लास्ट टाइम अभी पहले बताया है। तो ऐसी बेहतरीन। सूरत में आपकी बच्चियां माशाल्लाह घर बैठे बहुत सारे मसाइल से बच सकती अच्छा, ये मक्को का पानी हो गया, या एक नाम है चौरायता, पता नहीं, मुझे तो ज्यादा तय नहीं मालूम। तो हाँ, ऐसे नाम होते हैं ना। तो नहीं, ये वो मक्को का पानी फायदेमंद होता देखिए, है? जब अगर स्वेलिंग होती है, वर्म होता है ना अच्छा, ओके। जिस्म में, कहीं भी इन्फ्लेमेशन है गैसेस बन रही हूँ मैं। तो इन्फ्लेमेशन में, वर्म में, तो ये मक्को, कासनी, सौंफ, पुदीना और जीरा, ठीक है, इसके अर्कियात ले लीजिए ओके, और इनके अर्कियात जो है वो आपस में सारे मिक्स कर लीजिए पानी डाल के और उबाल आधा लिया। कप सुबह, आधा कप दोपहर, आधा कप हाँ। शाम, खाना खाने से आधा घंटा पहले ये पी लिया करें तो वो उससे जिस्मानी वर्म ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ओके। और दौरान अयाम जो है वो भी अगर ये इस्तेमाल करें तो इससे माहवारी खुलकर आती है। क्या बात है, ज़बरदस्त। और हम लोग बात करें बांझपन की, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू से हम लोग अवेयर कर सकें। अच्छा देखिए, जाहिर सी बात है, कुछ जब डिजीज़ या इंटरनल ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर हमारे इन्फेक्शंस बढ़ने के ज़्यादा होते जी हैं, हाँ। ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम हो और हमारी ऐसी इंटरनल जगहें हों, तो हमें मेल एंड फीमेल दोनों जो हैं वो लापरवाही करेंगे तो वो उसकी वजह से और तकलीफ भी हो सकती है। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, या हमें कैसे अपने आप को क्लीन भी करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ ये है कि जैसे इन्फेक्शन अगर जी हाँ, मैं यूरिन बता पास रहा हूँ। करते हुए भी हो बिल्कुल। जाता है। यस, एक है पिंकी जिसे हम कहते हैं पोटाशियम परमाइड, ओके, वो थोड़ी सी पानी में भी डाल दी जाती है कि ठीक पानी है। को मुसफ़ा करने के लिए। मैं समझ। दाने वो मिल जाते हैं, सुर्ख रंग के होते हैं नाज़िल, छोटे छोटे दाने होते हैं, पोटाशियम परमाइड कहते हैं उसको, ओके, पिंकी भी कहते हैं आम जुबान में। ठीक ठीक। वो थोड़ा सा लोटे में डाल लीजिए कि जिस वक्त आप तहारत करें उस वक्त वो उसमें
उस लोटे के पानी से। लेकिन आपका जो तहारत करें। फेमिनिन मस्कुलिन वो भी तो बताएं देखिए, ना वो तो फेमिनाइन जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो तो बड़ा इंटरनल जो ख़वातीन में वजाइनल में इन्फेक्शन जो हो जाता है तो उसके लिए ये दवा जो है ये तहारत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। पहले थोड़ी सी दवा डाल के ना, ठीक है, जब भी आप स्टूल पास फारिग हों, यूरिन से फारिग हो जाएं, तो वो 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा दिन में रात सोते वक्त लगाएं। लेकोरिया ठीक हो जाता है उससे, देखें ना, उससे इंटरनल इन्फेक्शन सही होता है। लेकोरिया का मतलब है कि लेकोरिया में जो अंदरूनी इन्फेक्शन होता है, हो जाता है, रशिश पड़ जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं और उसमें दाने भी निकल आते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। और जिसकी वजह से जो दौरान अज़दवाजी मामलात में कुछ ख़वातीन को बहुत पेन होती है, वो पेन भी ख़त्म हो जाती है और यूँ इंटरनल जो तमाम क्लिनजिंग हो जाती है अंदरूनी मामलात में, और आप नई ज़िंदगी के खूबसूरत हसीन दौर में आप शामिल हो जाते हैं। तो वो तकलीफ़ें आपकी तमाम रफ़ा हो जाएंगी। और यूँ ये जो हमारा ये फेमिनाइन रखा हुआ है फीमेल्स के लिए, ये फीमेल्स के इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। और फिर साथ साथ ये फेमिनाइन जो है ये मुख्तलिफ, अगर चेहरे पे दाने निकले हुए हैं, चेहरे पे भी लगाएं तो चेहरे पे दानों का इन्फेक्शन भी ख़त्म होता है। और इसी तरीके से गैंग्रीन, एक्जिमा या पाइल्स भी अगर हो तो स्टूल वाली जगह पे लगाएं तो पाइल्स भी इसका। अच्छा, हमारे क्योंकि हमने कॉल आप बात कह रहे थे तो कराची से कॉलर थी, उन्होंने कहा कि मेरी वालदा को जब वो खाना खाती हैं तो उनको सीने में जलन होती है, तो आप उनको कुछ बताना चाहे होम रेमेडी है जो भी आपको अच्छा। जी हाँ, जी हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा मामला है कि खाने के बाद सीने में जलन होती है तो उसमें आप एक तो तेज़ मिर्च मसाले, अचार, चटनी, सुर्ख मिर्च बिल्कुल बंद करें, गोश्त का इस्तेमाल बंद कर दीजिए और सब्जियां ज़्यादा खाएं, घिया, तोरी, टिंडे, शलजम, कद्दू, और दही का इस्तेमाल रखें। खाली पेट 2 केले दही में मैश करें, तकरीबन 250 ग्राम दही में 2 केले आप मैश कीजिए अच्छी तरीके से, और वो सुबह और शाम 2 टाइम खाइए। उससे ये होगा कि आंतों का इन्फेक्शन भी ख़त्म होता है, मैदे का इन्फेक्शन ख़त्म होता है, मैदे में जो जलन होती है वो आपकी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ पुदीना, सौंफ और इलायची, 11 पत्ते पुदीने ले लीजिए, सौंफ आधा चम्मच और 1-2 इलायची, उसका कावा बनाकर दिन में 2 से 3 मरतबा पीजिए। इंशाल्लाह इससे भी बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ हमारा अस्करी गोल्ड है, नाज़रीन, ये रखा हुआ है अस्करी गोल्ड। ये अस्करी गोल्ड जो है ये हमारा मैदे, जिगर की और आंतों के मसाइल को फौरी तौर पर हल करता है। आंतों का इन्फेक्शन ख़त्म, मैदे का अल्सर है, मैदे में किसी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है, जलन है, खट्टी डकारें हैं, बदहज़मी की शिकायत है, तो ये चंद दिनों में अस्करी गोल्ड जो है ये आपको नॉर्मल कर देगा। आपका देखें मैदा जो है वो उम्मुल इमराज है, पेट जो है उम्मुल इमराज है। अगर आपका मैदा सही है, जिगर सही है, तो यकीन मानिए आप 72 इमराज से बचे हुए। ओके। और अगर मैदा सही नहीं है तो आप समझिए कि आपका बुनियाद आपकी ख़राब हो रही है, ना आपका जो कुछ खा रहे हैं वो जिस्म को लग रहा है, और आप सता हुआ चेहरा हो जाएगा, पीला चेहरा हो जाएगा, हड्डियों का ढांचा हो जाएगा। आप कहेंगे भाई मैं तो सब कुछ ही खाता हूँ या खाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या लगता नहीं है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने मैदे का खास तौर पे ख्याल रखना है। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, डॉक्टर साहब को एक बार फिर जिन लोगों ने अभी भी टीवी ऑन किया, वीनस एचडी टीवी चैनल है गुड मॉर्निंग विद सभी वॉच कर रहे हैं, एक बार फिर मैं बताती चलो इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब, और माशाल्लाह मेरे फर्स्ट डे से मेरे साथ ज्वाइन है गुड मॉर्निंग विद सभी में, एवरी फ्राइडे मेरे साथ होते हैं, और अब इनका विजिट हो रहा है ऑफ कोर्स जो है वो लाहौर इस्लामाबाद का। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया उनको जरा बता दें कि आपका जो है इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे आप लाहौर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उड़ान हो गई अब आपकी इंशाल्लाह। तो इस दौरान में मुझे एक मैसेज भी आया जो मैंने अभी देखा है, तो वो पूछ रहे थे कि जी आप पेशावर कब आ रहे हैं। अच्छा, तो पेशावर जरूर आइए, जब आप इस्लामाबाद तक आ रहे हैं तो पेशावर भी इंशाल्लाह मैं पेशावर भी आऊँगा, और मेरा इरादा यही है कि मैं 1 तारीख के बाद जो है इंशाल्लाह पेशावर पहुंचूंगा। चले जी, पेशावर भी चलते हैं, लेकिन मैं अभी इनको लेके जा रही हूँ इनके पैकेज की तरफ, फिर हम फौरन ब्रेक नहीं है, पैकेज देखते फिर वापस आते हैं।
मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के पड़पोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर, मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पड़पोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब का आपने स्पेशल पैकेज देखा। अभी उन्होंने जो हम ऑफ कोर्स टॉपिक पे बात करें इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, और उन्होंने ख़वातीन की जो है प्रॉब्लम्स कैसे शुरू होती हैं और इनका रीज़न क्या है वो सब ब्रीफ किया। अच्छा, फीमेल की बात होगी, अब मैं इनके पास चल रही हूँ, ये बताना चाह रहे हैं मेल के बारे में। जी जी, अक्सर मैं ये बताता हूँ ख़वातीन हज़रात को, आप बताते हैं और आपका फोन मुस्तकिल बज रहा है, ये भी बता दें कि लाइव शो में इनसे बात में जी नाज़रीन, इस वक्त मैं लाइव शो में बैठा हूँ। आप बराए करम जो कॉल अगर करनी है तो आप या तो मैसेज कर दीजिए। इस वक्त मैं चैनल पे आपका कॉल नहीं सुन सकता, तो बाद में आप 2 बजे के बाद नमाज जुमा के बाद जो है आप फ़ोन कीजिए। और आज मैं मेरे नमाज जुमा के बाद जो है मैं इंशाल्लाह अपने मकतब में जो ग्लैमर मॉल में है राशिद मिन्हास रोड लासानिया रेस्टोरेंट के पास ब्लॉक 10A गुलशन इकबाल में मैं वहाँ पे मरीज देखूंगा और रात तकरीबन 8 बजे तक मैं अपना मतलब करूंगा। फ्राइडे में मैं अक्सर ऑफ करता हूं, लेकिन आज का चूँकि मैं कल जा रहा हूं तो मेरे बहुत सारे मरीज जो हैं वो मुंतज़िर हैं कि हम आज दिखा चले जाए, तो आज ज़रूर। अच्छा, आपका विजिट मैक्सिमम कितने दिन तक का, 2 हफ्ते का, 1 हफ्ते का? मेरा तकरीबन, अब चूँकि पेशावर का भी मैंने बना लिया है टूर का, तो तकरीबन मेरा ये 10 दिन हो जाएगा। बस हो जाएगा 2 हफ्ते तो मैक्सिमम आप? नहीं, 10 दिन। 10 दिन, अच्छा 10 दिन में ही कवर करके आ जाएंगे। क्योंकि कराची के मरीज भी बहुत ज़्यादा जो है दूर दराज इलाकों से कराची में आते हैं, बलूचिस्तान से, अंदरूनी सिंध से, पंजाब से भी आते हैं मेरे पास बहुत सारे मरीज, तो उनके लिए भी कि माजरत मुझे फ़ोन करके तशरीफ़ लाइए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए ताकि आपको जहमत ना हो। अच्छा, बात यह है कि अब हम जिक्र कर रहे हैं मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बेऔलादी, मर्दाना बांझपन। अब मर्दों और औरतों में पहले सिर्फ ख़वातीन में बांझपन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, अब मर्दों पे भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। बहरहाल उर्दू बड़ी वसी फसी और बलीग ज़ुबान है, जहाँ चाहे आप इस्तेमाल कर लीजिए। माशाल्लाह, आपकी तो उर्दू और शायरी भी बड़ी दबंग है। कहाँ तक मुझे तुम बदलोगे यारो, आए हाय हाय, कहाँ तक मुझे तुम बदलोगे यारो, बदलते बदलते अजब हो गया। आए हाय, कहाँ तक मुझे तुम बदलोगे यारो, बदलते बदलते अजब हो गया हूँ। करो तुम मेरे साथ जो जी में आए कि मैं भी अब उर्दू अदब हो गया हूँ। हकीम साहब माशाल्लाह ऑलराउंडर हैं। नात में देखें, सरकार की महफिल देखें और फिर हुब्बुल वतनी देखें, तो मेरे जितने भी खूबसूरत बच्चों के जो है तकरीरी मुकाबले होते हैं उनके जज भी रह चुके हैं। तो हर जो है ना, जहाँ पाकिस्तान की बात आती है, जहाँ पाकिस्तान के टैलेंट की बात आती है, हर जगह या तो हमें इनको ऑब्लाइज करना पड़ता है या ये और लोगों को ऑब्लाइज कर रहे हैं। सभी मैं दुनिया में काफ़ी घूमा हूँ, यस, तकरीबन 45 मुल्क, माश। लेकिन मुझे लोग कहते हैं कि आप अमेरिका में रहे इतना अर्सा, 17-18 साल रहे, आप अमेरिका से पाकिस्तान क्यों आ गए वापस? आए अल्लाह। मैंने कहा बच्चा कहीं भी जाता है घूम फिर के माँ की गोद में आता है। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात कही आपने। मैंने कुल्ले शैन यरजऊन इला असलिही, हर चीज अपने मरकज की तरफ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो हाँ, ये पाकिस्तान हमारी माँ है, हमारी जान है, हमारा दिल है, हमारा ईमान है कि जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान को हासिल किया है, अल्लाह ताला उन मकासद में हमें कामयाब। आमीन सुमा आमीन।
जी। दूसरा ये कि जो मर्दों के मसाइल हैं उनमें इब्तदाई स्टेज पे सने बलूगत में ही बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ये मोबाइल आपकी इस्लाह भी करता है, आपको रास्ता भी दिखाता है, और यही मोबाइल आपको भटका भी देता है और आपको ज़लील ख्वार भी कर देता है, दुनिया और आखिरत भी ख़राब कर देता है। इसका इस्तेमाल सही कीजिए, वक्त पे कीजिए और हर वक्त ना कीजिए, क्योंकि जो ख़वातीन बच्चे या गोद में मोबाइल रखती हैं या लैपटॉप रखती हैं तो उनका अंडर पार्ट जो इंटरनल पार्ट है वो प्रॉब्लम में आ जाना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर सिस्ट, थायराइड्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आप खुद ब खुद अपने लिए पैदा कर देते हैं। ओके, इत्तेदाल में रखिए, हर चीज़ को वक्त पे इस्तेमाल कीजिए तो इंशाअल्लाह ताला वक्त आपके साथ चलेगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं नौजवानों की बात करता हूँ कि उनके जो मसाइल हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह ख़वातीन में लेकोरिया है, इसी तरीके से नौजवानों में जरियान की शिकायत, इख्तलाम की शिकायत, नाइट फॉल कह लें, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे शर्म से माँ बाप को नहीं बताते और उन माँ बाप भी उनकी ग़िज़ा का एहतमाम नहीं सही तरीके से करते। देखें, जो सने बलूगत में बच्चों को बचपन से ही उनको दूध, दही, फल, फ्रूट, सब्जियाँ, बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह समझिए ना, ये, और उनको वर्जिश और उनके लिए अच्छा खूबसूरत माहौल पैदा कीजिए, उनको खेल कूद के रास्ते बताइए ताकि वो दुनिया के सही रास्ते पे चलें और दीन और दुनिया के जो है मामलात में उनको मुकम्मल कीजिए। याद रखिए, यही औलाद आपकी बख्शी का सामान बनेगी। ये दुनिया और आखिरत का सामान जो औलाद को आप देके जाते हैं, वो औलाद जो है वो फिर आपके लिए दुआ हाथ उठाते हैं और लोग कहते हैं कि वाकई माँ बाप ने सही मानों में इसकी तरबियत की है। बहुत प्यारी बात। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बच्चों को कभी नज़रअंदाज ना कीजिए, कभी आप बच्चों को जो है वो उनको डिसहार्ट मत कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए अच्छे मामलात में, लेकिन गलत बातों पर अवॉइड करना वो भी बहुत बड़ा जुल्म होता है कि बच्चा है, अवॉइड कर दिया, लेकिन वो बच्चा जिसने छोटी सी गलती की है कल वो बहुत बड़ी गलतियाँ शुरू करेगा और फिर वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। नाज़रीन, बात यह है, ग़िज़ा का ताय्युन भी आप कीजिए मौसम के लिहाज से। बिल्कुल ठीक। इसी तरह जो मैंने बताया, जिन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, अगर उनको कमज़ोरी है, नकाहत है, जरासीम की कमी है, तो हमारे पास ऐसी अद्वियात भी मौजूद हैं। जिन लोगों के 0% जर्म सीमन रहे, जिनके स्पर्म की क्वांटिटी बहुत 0% रही, उनको भी हमने अल्लाह ताला ने शिफा या भी अता फरमाई। हमने बड़ी मेहनत से उनको फिर उनको अल्लाह ताला ने साहिब औलाद भी की। इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए जिनको मेरे इलाज से ट्विंस हुए। अभी चंद दिन पहले, 2 दिन परसों मेरी सखर से भी फ़ोन आया, बच्ची कहने लगी अंकल मेरे 8 साल के बाद बच्ची पैदा हो गई है माशाअल्लाह। 8 साल के बाद जो है वो, तो मैंने उनसे बच्ची से कहा, मैंने कहा बेटा अब इंशाल्लाह तुम्हारी लाइन लग जाएगी। तो अक्सर मेरे ट्विन बच्चों इलाज से ट्विंस हुए। अच्छा, बात यह है कि कुछ ऐसी मामलात होते हैं जो बच्चे माँ बाप से भी मुख्तलिफ अंदाज में रहते हैं, बात नहीं बताते माँ बाप को और अपने दोस्तों को बता देते हैं। तो मैं मौलिज हूँ बेटा, आपके कोई मसाइल हो, डायरेक्ट मेरा नंबर चल रहा है, बिल्कुल ठीक। बच्चे मुझसे रब्ता करके अपने मसाइल डिस्कस करें ताकि उनकी रहनुमाई कर सकूँ। इसमें हमारा मैन फार्मूला है, वो मैन फार्मूला है जिससे दोनों के मसाइल हल हो जाते हैं। आप सिर्फ ये रखिए कि बच्चों को अपनी तरबियत, तालीम और उनको दीन की दुनिया की तालीम ज़रूर दीजिए ताकि उनको समझ में आए कि वहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। शुगर के मरीज़ भी बेऔलादी का शिकार होते हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स होती है, उससे भी बेऔलादी की प्रॉब्लम और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। और थायराइड का प्रॉब्लम जो है वो विदिन 90 डेज में थायराइड को नॉर्मल कर देती है, हमारी दवाएं कर देती हैं। और बहुत सारे मामलात में चूँकि वक्त की कमी है, किल्लत है, मैं आपको नाज़रीन एक नुस्खा नौजवानों के लिए बता देता हूँ ताकि वो इस मौसम में, तब्दीली मौसम में, जो मौसम सर्द आ रहा है, इसमें वो अपने आप को नॉर्मल कर लें। देखिए, बादाम 5 दाना लीजिए, पिस्ता 5 दाना लीजिए, ओके, अखरोट 1 अदद, 1 चम्मच चाय वाला तिल और 1 चम्मच मगज़े चहार ये लीजिए। और इसमें आपने इसको बिल्कुल ग्राइंड कर लेना, बारीक कर लेना है और सुबह शाम दूध में के साथ जो है एक यानी पेस्ट बना ले और इसको दूध में बॉयल, गरम दूध में या बॉयल करके भी आप इस्तेमाल करें, नीम गर्म,
तो ये बच्चों को लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है ये इस मौसम में भी। और वो लोग जिनको सूरत निज़ाल की शिकायत है वो अपनी ग़िज़ा में मिर्च, मसाले, अचार, चटनी, गोश्त ये कम कर दें। यानी प्री मैच्योर एजुकेशन, सूरत निज़ाल को कहते हैं टाइमिंग की कमी, प्री मैच्योर एजुकेशन। ओके, समझे ना, ये भी नॉर्मल हो जाएगी आपकी। हमारे पास कुछ जो मेडिसिन है वो आप मंगवाएं, उसको 30 डेज 40 डेज इस्तेमाल कर लीजिए, तो इससे भी आपको मसाइल से निजात मिल जाएगी। और इसी तरीके से जिन लोगों के स्पर्म क्वांटिटी कम है, जो मैंने नुस्खा बताया है, पिस्ता, बादाम और तिल और मगज़े चार, वो भी किसी हद तक उनकी स्पर्म क्वांटिटी जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। मगर ये ना समझिए कि ये मुकम्मल इलाज है। बाज़ लोगों को उसके साथ साथ हमारी वो दवाओं की ज़रूरत भी पड़ती है जो कि आपको इनफर्टिलिटी से या अज़दवाजी मामलात में जो डिस्टर्बेंस आ जाती है, नाकामी हो जाती है, उसमें आपका मामला बेहतरीन तरीके से हल होना शुरू हो जाता है और यूँ आप की ज़िंदगी बेहतरीन, खूबसूरत, हसीन रानाइयों से, खूबसूरती से भरपूर हो जाती है। लेकिन दुनिया में आदमी पहली और आखिरी दफ़ा आता है, अपनी जिंदगी को भरपूर अंदाज में जी अल्लाह के शुक्र करके गुजारेंगे। नहीं अल्लाह का शुक्र करके तो आप ये समझे कि ये जिंदगी को बेहतर पॉजिटिव सोच रखें, अच्छी सोच रखें, लोगों को खुश करें, लोगों से दुआएं लें, समझे, बच्चों से प्यार करें, जानवरों से मोहब्बत करें और इंसानियत की बुनियाद पर जो जो चीजें अल्लाह ने हमें दी हैं हम वो लोगों को बांटें। क्या बात है, जो चीज आप बांटेंगे अल्लाह ताला वो आपको देगा। रिस्क बांटेंगे तो रिस्क मिलेगा, खुशियां बांटेंगे तो खुशियां मिलेंगी, मोहब्बतें बांटे मोहब्बत मिलेगी, समझे ना। तो ये चीजें दुनिया का एक असूल और ज़ाब्ता है जो आपको सेहत, एक और चीज बांटनी है आपने और ईमान की नेमत से आपको मालामाल करता है। एक चीज और बांटनी है वहां जाके और सबने परचेज करनी है और वो है, जरा दिखाइएगा क्योंकि मौसम हो गया है तब्दील। और यकीन करें आप अफसोस ना करिएगा कि ये मैंने सभी ने गलत किया, मैं सच कह रही हूँ। ये अब डॉक्टर साहब बताएंगे, मैं तो कुछ नहीं बता रही, बताएं जी ये क्या चीज। सभी ये चीज बड़ी मैजिक चीज है। दो चीजें हमारे पास बड़ी मैजिक है। एक तो ये अस्करी वाटर, ठीक है, ये इस मौसम की नेमत है। कसम से सर्दी का मौसम हो, सीने में इन्फेक्शन हो गया, नज़ला है, खांसी है, बुखार हो गया है और या आपको जल्दी को प्रॉब्लम आ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, ये समझे कि ये 101 बीमारी की एक दवा है। ये आपकी बहुत सारे लोग इसे लेते हैं और कहते हैं जनाब जब आपका अस्करी वाटर हमारे पास होता है हम पुरसुकून होते हैं कि डॉक्टर हमारी जेब में, डॉक्टर हमारी बिल्कुल ऐसे ही। आप छोटे छोटे मामलात में डॉक्टर हकीमों के पास जाते हैं, नज़ला हो गया डॉक्टर के पास, सही कहा, बिल्कुल ठीक, बुखार हो गया, आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जो आपके घर में हो तो आप ये समझिए कि आप पुरसुकून सो रहे होते हैं। आपको जरा सी खांसी हुई, आपने 2 ड्रॉप्स मुंह में डाल लिए, खांसी खत्म हो गई। नज़ला हुआ तो 2 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने टिश्यू पे लगा के नाक पे लगा लिए, आपका नज़ला खत्म, खांसी खत्म। किसी किस्म का जानवर ने स्किन पे काटा हो, कोई जख्म हो जाए, गैंग्रीन है, इन्फेक्शन है, पिंपल्स, स्किन लूजिंग के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्किन जो है मल्टी कलर स्किन हो जाती है, उसको भी सॉल्व करता है। कानों का प्रॉब्लम आ जाता है, दांतों का प्रॉब्लम है, पाइल्स है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ये समझे कि ये आपकी हाथ पास है तो आपके 80% मसाइल जो है ये अस्करी वाटर हकीकत इसमें कोई शक। और ये जहाँ भी जिस मैं चैनल पे भी जाता हूँ वो सबसे पहले मुझे कहते हैं जी अस्करी वाटर हमें दे दीजिए समझे ना। और सभी खुद इसको, अल्लाह का शुक्र, मैं इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और अभी भी सुबह ही मैं इनसे बता रही थी, मैं सच कह रही, मैंने कहा यार मेरे गले में दर्द हो रहा था, बोला नहीं जा रहा था, आवाज़ नहीं निकली। मैंने थोड़ा सा पानी कप में लिया और सादा पानी, कोई गर्म भी नहीं किया, उसमें 2 कतरे डाले, उसके गार्गल किए मैंने। और मेरा यकीन करें मुझे वो पेन है ना वो एकदम 5 मिनट भी नहीं लगे। और फिर हाथों में 2 कतरे लगाए, मैंने ऐसे किया और ऐसे करके ना यूँ मेरी नाक खुली मेरी आंखें भी खुल गई, मेरा दिमाग खुल गया। रियली इसका ऐसा अच्छा जलन नहीं होती। अगर आप चाहें जैसे इन्होंने कहा टिश्यू पेपर से आप सूंघे, अगर आप हल्का सा नाक पे यहाँ लगा भी देंगे ना तो कुछ भी नहीं जलन है, कोई इरिटेशन नहीं। कोरोना के दौर में लोगों ने इस कदर मेरा ये अस्करी वाटर मंगवाया है, बिल्कुल ऑनलाइन मंगवाया है, सैकड़ों हजारों के करीब जो है लोगों ने इसके इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा जी कोरोना के से हम बड़ा खौफजदा थे, लेकिन आपके चंद 100 का अस्करी वाटर जो है उसने हमें हजारों। एक चीज और ऐड कर लूं, मेरे मसूड़ा सूज रहा था, कहीं वो लग गया, वो मैंने स्टिक से कर रही थी तो वो लग गया होगा या ब्रश आई थिंक कुछ, मेरा मसूड़ा सूजा। मैंने इसके 2-3 बार एक ही दिन में वो कुल्ली करी थी पानी में डाल के ना, कि इसको फील किया, थोड़ा रोका मैंने ना,
تو یقین کریں وہ میری پین جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا تھا. اور یہ گلے کا پرابلم ہے, معدے کا السر ہے, آنتوں کا انفیکشن ہے, آنتوں کے کوئی معاملات ہیں سارے, یعنی یہ سر سے لے کر پیر کے ناخن تک آپ یہ سمجھے کہ بہت سارے مسائل جہاں آپ لگا لیں گے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. میں تو گلے میں درد ہے, تھوڑا اس کان کے نیچے, تھوڑا یہاں لگا دیا, تھوڑا یہاں لگا, جیسے سانس لینے میں نا اس کی فیلنگ, کیونکہ 5 منٹ بعد اس کا اروما ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے, فریش ہو جاتی ہے, ایسا فریش ہو جاتا ہے. اچھا اسی طریقے سے ہماری میجک کریم ہے, ہاں جو عسکری میجک کریم ہے, یہ بڑی لاجواب چیز ہے, اور یہ چہرے کی پہ لگائیں تو سکن لوزنگ ختم ہو جاتی ہے, بلیک ڈاٹس ملٹی کلر سکن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, آپ کی تھائرائڈ پرابلم بھی اس سے سالو ہو جاتی ہے. گردن پہ لگائیں گے تو یہ آپ کے فوری طور پہ خون میں شامل ہو کر آکسیجن لیول خون میں بڑھا دیتی ہے, خون کو نورش کر دیتی ہے, اور مائٹوکونڈریا پہ جا کر یہ اپنا کام کرتی ہے, جہاں سے خون کے خلیات پیدا ہوتے ہیں وہاں سے طاقتور خون پیدا کرتی ہے. یہ کریم جو ہے یہ سرچ کرتی ہے پوری باڈی میں امراض کو, یہ کینسر کی پرابلم سالو کرتی ہے, جوڑوں کا پرابلم سالو کرتی ہے. اسی طریقے سے پولیسس ہے, فائبرائڈز ہے, ہارمونل سسٹم کی ڈسٹربنس ہے, وہ آپ کو ناف کے نیچے لگا لیں تو وہ اس سے ساری پرابلم جو ہے وہ سالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. 3-4 منٹ رہ گئے, میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ اس میں گینگرین کی جو ہو جاتی ہے, شوگر پیشنٹس کو گینگرین ختم ہوتا ہے, کڈنی پرابلم ختم ہو جاتی ہیں, شوگر نارمل ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ پاس جو ہے وہ شوگر کی دوا موجود ہے, عسکری گرین ہے, عسکری گرین ایف ہے, اسی طریقے سے عسکری سمارٹ ہے, اور بہت ساری ایسی ادویات ہیں جو کہ آپ کے زندگی کے مسائل کو حل کر کے آپ کو نارمل لائف میں لے آتی ہیں. ہم زندگی کو بہتر سمجھتے ہیں, اور زندگی کے معاملات میں ہم سے جو مشاورت آپ لے سکتے ہیں وہ لیجئے. میں آپ کو یقین واثق سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا خاندان نے لاکھوں نہیں کروڑوں افراد کی خدمت کی ہے, اور ان کو شفا یابی اللہ نے دی ہے. تو آپ آئیے, اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, میری دعائیں ہیں. اور اچھا ایک چیز آپ کے لیے, ایک اور چیز بتاؤں آپ کو, اس وقت جو لوگ پروگرام, ہر کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہوگا, وہ آپ سے کہے گا بھی نہیں, جو لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں, آف کورس وہی جا کے ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے, ان کو آپ نے 20% ڈسکاؤنٹ جو ہے میڈیسن دینی, اور ان کا چیک اپ فری رکھنا. اب دیکھیں صرف یہ وہی لوگ ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے, ہر پرسن تو آپ کے پاس نہیں کہے گا نا کہ مجھے ڈسکاؤنٹ دیں. یہ جن لوگوں نے اس وقت آپ کا پروگرام بڑے غور سے دیکھا ہوگا, ان کو بینیفٹ یہ کہ اب جب آپ ان سے آف کورس کال بھی کر رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آپ سر ان کو بالکل آج کے پروگرام کا حوالہ دیجیے گا. یس, مزہ آئی ہے بالکل, ہم نے دیکھا ہے, اور آپ کو انشاءاللہ 20% ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے. میں فیس میں بھی 50% ڈسکاؤنٹ کروں گا, اور جو میرے پاس بہت غریب لوگ آئیں گے ان کو میں فری چیک اپ بھی کروں گا. اوکے جگہ جی, ڈاکٹر صاحب نے ایک بار پھر بتا دیں ناظرین, یہ ٹائم ختم ہو جائے گا کہ آپ جا رہے ہیں آؤٹ آف سٹی, اور انشاءاللہ ناظرین میں کل انشاءاللہ کل کی فلائٹ سے میرا لاہور روانگی ہے. میں پیر کے دن جو ہے لاہور میں مریض دیکھوں گا. میرا فون نمبر چل رہے ہیں, ان فون پہ آپ اپائنٹمنٹ لے لیجئے, اور مجھ سے انشاءاللہ ملاقات. لاہور کے مریض, پنجاب کے مریض جو دور دراز علاقوں سے بھی آنا چاہ رہے ہیں, سیالکوٹ ہے, فیصل آباد ہے, گجرانوالہ وغیرہ, وہاں سے آپ آئیے. اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوں گا, 1-2 دن اسلام آباد میں مریض دیکھوں گا, پھر میں انشاءاللہ پشاور بھی آؤں گا. پشاور کے مریض خوش ہو جائیں کہ ان کی وی کال جو آئی اس پر میں نے اپنا دورہ جو ہے پشاور تک بڑھا دیا. کیا بات ہے. اچھا جو ابھی آف کورس آپ کے پاس کراچی سے بیس کرتے ہیں, وہ آنا چاہیں تو ان کو بھی بتا دیں ایک بار ایڈریس نا. جی ہاں, جی ایک تو میرا ایڈریس چل رہا ہے جو آپ کو چینل نیچے اسکرین پر نظر آ رہا ہے, مکمل ایڈریس ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو پھر بھی گائیڈ کر دیتا ہوں. دیکھیے یہ راشد میناس روڈ جو ہے, یہ وہ روڈ ہے جہاں پر ملینیم مال ہے, الادین پارک ہے, لاسانیہ ریسٹورنٹ ہے, عسکری 4 ہے. یہ پورا نیپا تک جو ہے یہ آپ کا راشد میناس روڈ کہلاتا ہے. یہاں پر لاسانیہ ریسٹورنٹ سے کے پاس سے پہلے پیٹرول پمپ ہے, پیٹرول پمپ پہلے گلیمر مال ہے. یہاں 27 ہمارا کلینک شاپ نمبر ہے, وہاں تشریف لائیے گلیمر مال میں. میں آج بعد نماز جمعہ 4 بجے بیٹھوں گا, 4 سے میں 8 بجے تک مریض دیکھوں گا. کائنڈلی اپنے وقت پہ آ جائیے, اور کوئی آج کے دن میں کسی قسم کی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ ڈائریکٹ آئیے, براہ راست آپ انشاءاللہ تعالیٰ لیجیے گا. اور میں خاص طور پر یہ بھی بتا دوں گا, لاہور میں جو غریب ہیں, مستحق ہیں, ان کے لیے ہم فری چیک اپ کریں گے لاہور, اسلام آباد اور پشاور. ماشاءاللہ, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ویسے میری 1000 فیس ہے,
तो नहीं नहीं, अच्छा है ना, मैं अब आप चाहता हूँ कि लोगों मोहब्बत को में जा जितना रहे हैं ज़्यादा तो से ज़्यादा अच्छा, मुस्तफ़ीद किया जा सके, ठीक है। वो इंशाल्लाह मैं आपके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आज हमने कोशिश की, हकीम अस्करी साहब हमारे साथ थे और उन्होंने आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और अब मेरे जाने का वक्त हो गया, लेकिन इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. $11115530